अब तक के जितने भी इम्पोर्टेंट लाइक ट्रिकी या फिर फंसाने वाले सवाल हो जाते हैं ना, ठीक है। तो जो मैंने नोट किए थे वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला सवाल क्या बोलता है अपने को कि बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन इन रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ ओजोन। तो ओजोन का जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है ना, कि जो जितने भी कैनोनिकल स्ट्रक्चर हो जाते हैं उनका एवरेज लेने के बाद में जो रेजोनेंस हाइब्रिड बनता है उसके अंदर पूछ रहा है कि बॉन्ड लेंथ जो होता है उसका ऑर्डर कैसा होगा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच का। तो वो अपने को पूछ रहा है। तो लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं, या फिर मेरे से भी क्या गलती हो गई थी, मैंने क्या सोचा था, ध्यान से देखना कि रेजोनेंस हाइब्रिड की बात कर रहे हैं और मुझे क्या पता है कि रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, ठीक है। सबसे स्टेबल हो जाता है ना, क्योंकि कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स तो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर हो जाता है और रेजोनेंस हाइब्रिड ही सबसे एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है, वो स्टेबल भी माना जाएगा। तो रेजोनेंस हाइब्रिड मैंने सोचा कि स्टेबल है तो उसकी एनर्जी कम है। एनर्जी कम यानी कि बॉन्ड एनर्जी कम है, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी अगर उसकी कम है तो उसकी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। मैंने ऐसे सोच लिया। तो मैंने सोच लिया कि जो बॉन्ड लेंथ होगी, ठीक है, बॉन्ड लेंथ सबसे मैक्सिमम हो जाएगी रेजोनेंस हाइब्रिड के अंदर एज़ कम्पेयर टू द कैनोनिकल स्ट्रक्चर। लेकिन यही मेरी क्या थी, सबसे बड़ी गलती थी। ऐसा नहीं करना है। क्यों कि मैंने देखो रेजोनेंस हाइब्रिड है, ठीक है, मान लिया। उस पूरे कंपाउंड की एनर्जी मेरे पास क्या है, मिनिमम है, ना कि बॉन्ड एनर्जी मिनिमम है। ध्यान से देखना है, रेजोनेंस हाइब्रिड के पूरा जो कंपाउंड होता है ना उसकी एनर्जी मेरे पास क्या होती है, मिनिमम हो जाती है, ठीक है। तो बॉन्ड की, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी मेरे पास मिनिमम नहीं होती, पूरे कंपाउंड की एनर्जी मिनिमम होती है। अगर बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होती है ना, तब मैं कह सकता कि बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या मेरे पास पूरे कंपाउंड की एनर्जी मिनिमम है। देखो पूरा कंपाउंड और एक बॉन्ड का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो कोई भी रेजोनेंस हाइब्रिड होता है ना, पूरे कंपाउंड की एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो उससे पूरे कंपाउंड का एनर्जी और बॉन्ड लेंथ का कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि बॉन्ड लेंथ जो भी होता है बॉन्डेड स्टेट के अंदर निकाला जाता है, अपने को पता है ना। तो पूरा कंपाउंड क्या पता बॉन्डेड स्टेट क्या है कि नहीं, इसलिए ये वाला कंसेप्ट यहाँ पर नहीं लगा, ठीक है। तो लोग ऐसा गलती कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना। तो कैसे सोचोगे, कुछ नहीं, बना कर देखेंगे अपन। तो हमें पता है कि ओजोन का स्ट्रक्चर अपने को बनाना आता है। ये कैसा होता है, 3 ऑक्सीजन होता है ना, तो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। हमें पता है जब ये पी या डी ब्लॉक का ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड बनाता है, तो ये भी पी ब्लॉक का और ये ऑक्सीजन है, इसके साथ में डबल बॉन्ड बना दिया। और मुझे क्या पता है, ऑक्सीजन जो होता है उसके बाद 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है और इसने 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया, यानी इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्टेट कंप्लीट है, उसके बाद लोन पेयर भी, और इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है। और इसके बाद लोन पेयर है, तो लोन पेयर ऑक्टेट कंप्लीट वाला क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर इसको दे देगा। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो एरो होता है, एरो के हेड के ऊपर नेगेटिव और टेल के ऊपर पॉजिटिव। तो हेड के ऊपर यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, टेल के ऊपर यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाएगा। तो लिविंग स्ट्रक्चर तो अपने को आता है ये बनाना है, तो मेरे पास ये स्ट्रक्चर बन गया, ठीक है। ये वाला मैंने स्ट्रक्चर बन गया। या फिर मैंने बोल दिया था रेजोनेंस क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का क्या होना, डीलोकलाइजेशन होना, यानी कि एक जगह से दूसरा जाना। तो पाई इलेक्ट्रॉन जो था ये यहाँ पर था, तो ये वाला डीलोकलाइज होकर यहाँ पर चले जाएगा। तो ये वाला पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गया, तो नेगेटिव चार्ज को यहाँ पर आना पड़ेगा टू बिकम ऑक्टेट स्टेबल, ठीक है। क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज समझो नहीं आता, समझो ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ऑक्सीजन के उधर नहीं होता, ठीक है। नहीं होता तो क्या हो जाता, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन और एक बार बनाना है 7 इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा ऑक्टेट इसका कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नेगेटिव चार्ज आएगा, जिससे 7 + 1 ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए जो मेरे पास रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन को घूमना। तो पाई इलेक्ट्रॉन तो मैंने घुमा दिया, तो नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पर आ जाएगा, जो नेगेटिव चार्ज घूमकर भी यहाँ पर आ जाएगा, ताकि पूरा मॉलिक्यूल क्या रहे, सबके ऑक्टेट कंप्लीट है। समझ गया। रेजोनेंस का मतलब ये नहीं होता कि चार्ज क्या घूमना, रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना। तो पाई इलेक्ट्रॉन घूम रहे, उसकी वजह से चार्ज घूम रहे, समझ लिया, खाली चार्ज नहीं घूम रहे, ठीक है। तो रेजोनेंस का मतलब होता है पाई इलेक्ट्रॉन्स का घूमना और उसकी वजह से चार्ज घूम रहा है, ताकि ये वाला भी मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो खैर ये अपन ने 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया। अब इन दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का एवरेज लेने के बाद में अपन रेजोनेट हाइब्रिड बना सकते हैं। कैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में पार्शियल डबल बॉन्ड बना दूंगा, क्योंकि डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का बीच वाला कौन सा हो जाएगा, ना कि डबल ना ही सिंगल, क्या हो जाएगा, आधा बॉन्ड, ठीक है, एक और आधा बॉन्ड, तो पार्शियल डबल बना दिया। राइट वाला देख लो, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पर डबल बॉन्ड है, तो सिंगल और डबल बॉन्ड का बीच वाला क्या हो जाएगा, आधा, एक और आधा बॉन्ड, तो एक और आधा बॉन्ड बना दिया। अब मैं देख लेता हूँ, मुझे पता कि ये सारे एक्चुअल स्ट्रक्चर होते नहीं है, हाइपोथेटिकल है, और जो रेजोनेंस हाइब्रिड होता है वो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाता है। तो अगर मैं ध्यान से देख लूँगा तो इन दोनों का नाम मुझे पता है, बॉन्ड ऑर्डर दोनों का 1.5 है, तो बॉन्ड लेंथ भी इन दोनों का सेम हो जाएगा। लेकिन आपने पूछ रहा क्या है, बॉन्ड लेंथ ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो ऑक्सीजन है रेजोनेंस हाइब्रिड का ना कैसे कितना हो जाएगा, तो कैसे होता है, 1.5 बॉन्ड है ना, तो अपने को पता है बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होता है, सिंगल बॉन्ड का, फिर होता है पार्शियल डबल बॉन्ड का, फिर होता है मेरे पास डबल बॉन्ड का। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा अपने को पता है ऐसा हो जाएगा। तो मैं तो मैंने नेमिंग कर दिया कि मैंने ये डबल बॉन्ड जो है इसको मैंने ए नेम कर दिया, ये जो सिंगल बॉन्ड है उसको मैंने डी नेम कर दिया, ये वाला सिंगल बॉन्ड को
को बी नेम कर दिया, ये वाले डबल बॉन्ड को ई नेम कर दिया, और जो पार्शियल डबल बॉन्ड था इसको सी नेम कर दिया। तो मैं उसको ही क्या कर लेता हूँ, सारे के सारे बॉन्ड लेंथ को अपन में कंपेयर कर लेता हूँ ABCD से। सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो जाएगा, बी का हो जाएगा, बी यानी कि ठीक है, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसका, बी यानी कि सिंगल बॉन्ड का सबसे ज़्यादा होता है बॉन्ड लेंथ, है ना। फिर बाद में सी का हो जाएगा, सी यानी कि पार्शियल डबल। फिर उसके बाद में किसका हो जाएगा, ए का मेरे पास हो जाएगा क्या, बॉन्ड लेंथ। तो बाद में ए का हो जाएगा वही है, बी और डी एक ही है ना, और ए और ए भी मेरे पास क्या एक ही है, ठीक है। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बी और जो मेरे पास डी है, ठीक है, बी और जो मेरे पास डी है उनका दोनों सिंगल है, दोनों सिंगल का ज़्यादा हो जाएगा मेरे पास, दोनों डबल वाले बॉन्ड है। तो वही मैंने बताया कि कुछ नहीं है कि मैंने रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना था। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के मुझे पता है कुछ नहीं करना है अपने को, कि सिंगल का सबसे ज़्यादा हो जाता है, फिर पार्शियल डबल बॉन्ड का, फिर डबल बॉन्ड का सबसे कम हो जाता है। तो ये वाला ऑर्डर है, यही वाला ऑर्डर को फॉलो किया, बस मैंने यहाँ पर लेटर्स का ना नेम करके वही बता दिया गया है ना। तो ये वाला भी अपने को समझ गया सवाल। तो ये वाले सवाल में क्या गलती नहीं करना तो समझ गया। तो मैं यहाँ पर ट्रिकी सवाल ले रहा हूँ जहाँ पर लोग ऐसा सोच सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना, इसलिए एग्जाम में ज़्यादा भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कम भी दिमाग नहीं लगाना चाहिए, जो पढ़ रहे हो डायरेक्ट उतार कर आना है खाली। तो मैंने यहाँ पर ज़्यादा दिमाग क्या लगा दिया कि रेजोनेंस हाइब्रिड है तो पूरे मॉलिक्यूल का पूरा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा उसका मेरे पास क्या हो जाएगा, एनर्जी कम। तो क्या हो जाएगा मेरे पास, जो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है, लेकिन पूरे मॉलिक्यूल का एनर्जी होता है ना कि बॉन्ड एनर्जी हो जाता है, पूरे मॉलिक्यूल और बॉन्ड का ना फ़र्क होता है। तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाता है तो मेरे पास बॉन्ड लेंथ ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो बॉन्ड एनर्जी था ही नहीं, क्या पूरे मॉलिक्यूल का था। इसलिए अपने को ये वाले मेथड से अपन ने किया, ये वाले सवाल को समझ गया क्या गलती कर रहा था मैं, समझ गया। तो पहले एक सवाल अपन ने डिस्कस कर लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है, दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। अगला क्या बोलता है, Li2 और CO2 जो है कौन से फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है, ध्यान से देख लेना। तो पहले अपन देख लेते हैं कि Li2 और C2 जो है मेरे पास एग्जिस्ट करते भी है कि नहीं। कौन एग्जिस्ट करता है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर क्या हो 0 से ज़्यादा, उसको अपन क्या बोल देते हैं, वो वाला मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा। तो Li2 का ना कितने इलेक्ट्रॉन है, एक लिथियम का ना कितने इलेक्ट्रॉन, हाई वाला लिथियम एक का ना 3, तो 2 का ना 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का बाबा वाला ट्रिक से अपन बॉन्ड ऑर्डर निकालेगा है ना, बाबा वाला ट्रिक से। तो मैंने 2 इधर भर दिया, 2 इधर भर दिया, 2 इधर भर दिया, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। और बाबा वाला ट्रिक से क्या था, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2, बॉन्डिंग कितने 4 है, तो 4 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने 2 है, डिवाइड बाय 2 तो 2। तो बॉन्ड ऑर्डर इसका 1 मिल रहा है, 1 यानी कि 0 से बड़ा, तो ये वाला एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो Li2 एग्जिस्ट करता है। और C2 तो अपना एग्जिस्ट करता है क्योंकि अपने को पता है कि इसके अंदर दो बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है। और हमें इसकी खासियत भी ये पता है कि जो दोनों बॉन्ड हो जाते हैं दोनों के दोनों पाई हो जाता है। ये अपन ने बहुत बार मैंने ये वाली चीज़ बताई कि भाई पहला सिग्मा नहीं होगा दूसरा पाई नहीं होगा, ये मैंने बताया था कि ये वाला गलती मत करना। जो C2 का ना 2 होता है दोनों के दोनों पाई हो जाता है। और कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद में, क्योंकि जो पाई 2px और पाई 2py जो था उसके अंदर मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिला था, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें मिल रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि क्या हो जाता मेरे पास एक बॉन्ड हो जाता है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो मेरे पास 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर अपने को दोनों के दोनों पाई के अंदर मिल रहे थे, इसलिए दोनों पाई बॉन्ड हो जाता है। लेकिन ये पूछ रहा क्या मेरे को कि कौन से फेज़ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। 3 फेज होता है ना हमारे पास, सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, गैस। तो पूछा कि लिथियम जो है Li2, ठीक है, लिथियम का डायमॉलिक्यूल और कार्बन का डायमॉलिक्यूल कौन से फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। तो अपने को पता है एग्जिस्ट तो करेगा क्योंकि इनका बॉन्ड ऑर्डर क्या है 1 से ज़्यादा। और कौन से फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वेपर फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये अपने को रटना है क्योंकि NCERT का सवाल है, ठीक है। तो वेपर फेज के अंदर क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कोई रीज़न नहीं है, बस अपने को इसको याद रखना है, ठीक है। क्या करना है, खाली याद रखना कि जो लिथियम और जो C2 है Li2 और CO2 किसके अंदर के फेस करते हैं, ठीक है। जो डायमॉलिक्यूल किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, वेपर फेज के अंदर, यानी कि गैस फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। तो याद रखो कौन से फेज के अंदर, गैस फेज के अंदर, ठीक है, ठीक है। तो ये वाला भी अपने को समझ आ चुका है, ठीक है। तो कौन से फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ये दोनों गैस फेज के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। फिर अगला मेरे पास क्या आ जाता है, ठीक है, अगला वाला मेरे को आ जाता है मेरे पास। अगला मेरे को क्या बोलता है, ठीक है, 1-2 सवाल देख लिया। तीसरा सवाल अपने को क्या बोलता है कि सेम एनर्जी सीक्वेंस क्या बोलता है कि सेम एनर्जी, ठीक है, सेम एनर्जी इन बोल देगा, एक क्वेश्चन बोल देगा अपने को कि विच ऑफ द फॉलोइंग है सेम एनर्जी इन पाई 2px मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स। और बहुत सारे मेरे को क्वेश्चन दे देंगे, बहुत सारे अपने को मॉलिक्यूल्स दे देंगे जिसका अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैव सेम एनर्जी इन पाई 2px मॉलिकुलर ऑर्बिटल, तो सेम एनर्जी इन पाई 2px मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा। तो हमें पता है कि जब भी मेरे पास लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो उसका कोई एक सीक्वेंस हो जाता है मेरे पास। कौन सा सीक्वेंस हो जाता है मेरे पास, कौन सा सीक्वेंस हो जाता है मेरे पास, 2-1-2-1 का सीक्वेंस हो जाता है। और जब मेरे पास मोर देन 14 मेरे पास इलेक्ट्रॉन हो जाता है तब मेरे पास कौन सा सीक्वेंस हो जाता है मेरे पास, 12/21 वाली सगुन का मेरे पास सीक्वेंस हो जाता है। तो 1-2-1-2 का सीक्वेंस हो जाता है। तो दोनों का ना मेरे पास क्या होता है, सीक्वेंस मेरे पास अलग हो जाता है। तो बोला कि सेम एनर्जी इन पाई 2px मॉलिक्यूल, तो सेम एनर्जी क्या रहेगी, तो ये जो लेस देन 14 वाले का कोई एक एनर्जी को फॉलो कर रहा रहेगा, कोई एनर्जी का एक
पैटर्न रहेगा और इसके अंदर मेरे पास कोई एक एनर्जी का पैटर्न रहेगा। तो सेम एनर्जी यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल या तो इसको फॉलो करे या तो मोर देन 14 वाला रहे, तभी सबकी सेम एनर्जी रहेगी, क्योंकि सारे एक ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेगा तो सबकी लो से हाई वाली एनर्जी को फॉलो करेंगे, या तो सारे के सारे इसको फॉलो करें लेस देन 14 वाले को, ताकि सबके सारे के सारे एक ही पैटर्न को फॉलो करें, जिससे सबकी एनर्जी सेम रहेगा। क्योंकि अपने को पता है कि जो अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं लो से हाई के अंदर लिखते हैं, कैसे लिखते हैं सिग्मा, ठीक है। पहले अपने को पता है कि सिग्मा 1s क्या लिखते हैं, सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है, सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, ठीक है, सिग्मा स्टार 2s। फिर बाद में लिखते हैं अपन पाई 2px। तो कब लिखते हैं पाई 2px, जब मेरा लेस देन 14 रहता था, पाई 2px और पाई 2pi ये लिख देते पहले जब लेस देन 14। लेकिन जब मोर देन 14 रहता था तो ये वाला सेम लिख देते हैं, लेकिन अपन पाई पहले नहीं लिखे, पहले क्या लिखेंगे सिग्मा 2pz लिखते हैं, क्योंकि 12 बार 21 रुपये का बाद में पाई लिखते हैं। तो देख लो दोनों के ना, देख लो अलग अलग एनर्जी हो गई कि नहीं। ये लेस देन जब 14 था तो पहले पाई आ रहा था, यानी कि पाई की एनर्जी पहले कम थी, लेकिन मोर देन जब 14 था तो पाई बाद में आ रहा था। पाई का पहले एक आ रहा था सिग्मा 2pz, फिर उसके बाद में पाई आ रहा था, यानी पाई की एनर्जी यहाँ पर बढ़ गई है। तो सेम एनर्जी किस में रहेगी, तो या तो सारे के सारे मोर देन 14 हो, ठीक है, तो उनके अंदर सेम हो जाएगी एनर्जी, या तो सारे के सारे लेस देन 14 हो तो उनके अंदर सेम हो जाएगी एनर्जी। तो एनर्जी अलग कब हो जाएगी, जब समझ लो एक लेस देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन वाला हो और एक मोर देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन हो, तो एनर्जी बदल जाएगी, क्योंकि लेस देन एक 14 वाले का ना पाई पहले आ रहा था तो पाई 2px की एनर्जी कम हो जाएगी, और मोर देन 14 के अंदर पाई है वो बाद में आता है ना, पाई 2px बाद में आता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। तो वही बोले कि सेम, तो हमें पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग सेम एनर्जी इन पाई 2px बोल देगा, सेम एनर्जी बोल देगा, या तो लेस देन 14 वाला होना चाहिए सारे के सारे, या तो मोर देन 14 वाला होना चाहिए। और बोल देगा डिफरेंट, तो एक मेरे पास लेस देन 14 वाला होना चाहिए और एक मोर देन 14 वाला होना चाहिए। तो कंसेप्ट समझा कितना तगड़ा वाला कंसेप्ट था, ठीक है, तो बहुत तगड़ा कंसेप्ट था ये, और जेई एडवांस के अंदर आया ये वाला कंसेप्ट, ये वाला सर लैंग्वेज वाला कंसेप्ट। तो वही बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेम एनर्जी इन पाई 2px, तो सेम एनर्जी पाई 2px किसकी रहेगी, या तो सारे के सारे लेस देन 14 वाले हो जाए, या तो सारे के सारे मोर देन 14 वाला हो जाए। तो डिफरेंट कब हो जाएगी एनर्जी, जब एक लेस देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन वाला मिल जाए मॉलिक्यूल और एक मोर देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन वाला मिल जाए। तो मैंने वही लिखा है कि इसका मतलब क्या होता है, मीन्स ऐसे मॉलिक्यूल जिसका ना बोथ हैव लेस देन या फिर इक्वल टू 14 वाला इलेक्ट्रॉन, यानी कि दोनों को लेस देन इक्वल टू वाले 14 वाला इलेक्ट्रॉन हो जाए, या फिर बोथ हैविंग ग्रेटर देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन अगर मुझे ऐसा मिल जाए कि एक लेस देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन मिल जाए और दूसरा मोर देन 14 वाला, तो उसकी एनर्जी सेम नहीं हो जाएगी, तो उसकी एनर्जी डिफरेंट हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला, सेम एनर्जी। अगर क्वेश्चन में पूछा डिफरेंट एनर्जी वाले, तो अपने को वो वाला उठाना है कि जिसका एक का लेस देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन है और एक का ना मोर देन 14 वाला इलेक्ट्रॉन हो जाता है, ठीक है। और रीजन भी मैंने बताया कि ये वाला केस का ना डिफरेंट एनर्जी क्यों हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसका ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज हो जाती है, क्योंकि लेस देन 14 के वाले का ना क्या होता है मेरे पास 21 बार 21 रुपये का सेकंड, और इसका ना क्या होता है मेरा 12 बार 21 रुपये का सेकंड। तो लेस देन 14 वाले का ना पाई 2px पहले आता है और इसके बाद में पाई 2px यहाँ पर आ रहा है, बाद में आ रहा है, तो पाई 2px की एनर्जी बढ़ जा रही है दूसरा वाले करना, और पहले करना पाई 2px की एनर्जी घट जा रही है। तो वही बोला है कि सेम एनर्जी यानी कि सेम होनी चाहिए, तो यानी दोनों के दोनों या तो लेस देन 14 वाले हो या फिर दोनों के दोनों मोर देन 14 वाले हो। तो ये वाला बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसको मस्त एकदम ऐसे सिखाया है, ठीक है, बताया। तो ये वाला मस्त था। फिर हमें एनसीईआरटी के अंदर एक चार्ट बना कर दिया, एनसीईआरटी खोलोगे ना तो एक येलो कलर का मस्त एकदम चार्ट है, उसके ऊपर ऐसा ऐसा डायग्राम से ग्राफ बेस ऐसा बना कर दिया, वहाँ पर अपने को एसपी मिक्सिंग के बारे में बताया गया। तो एनसीईआरटी के अंदर एसपी मिक्सिंग दिया है कि एसपी मिक्सिंग प्रेजेंट कब होता है और एसपी मिक्सिंग एब्सेंट कब होता है। तो ये तो मैंने मस्त एक तरह ट्रिक से बता देता है। ये देखो 14 साल से बच्चे जो होते हैं वो स्पेशल होते हैं, तो जब भी 14 या फिर लेस देन या फिर इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसके अंदर स्पेशल होता है 14 साल से कम बच्चे, तो वो क्या होता है एसपी मिक्सिंग उसके अंदर होगा। और 14 साल से बड़े बच्चे घोड़े हो जाते हैं, बड़े ज़्यादा स्पेशल नहीं मानते, ठीक है, कुछ भी काम पकड़ा देते हैं उनको, ठीक है, तो वो एसपी मिक्सिंग उनका ना नहीं होगा। तो एसपी मिक्सिंग कब होगा, जब लेस देन या फिर इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि 14 साल से छोटे बच्चे स्पेशल होते हैं, ठीक है, उनका बहुत केयर किया जाता है। लेकिन जब जैसे 14 साल से बड़े हो जाते हैं वहाँ उनका ज़्यादा केयर नहीं किया जाता, भाई तुम लोग पढ़ो, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो, कमाओ, ये करो वो करो, ठीक है, ज़्यादा केयर नहीं, इंडिपेंडेंट उनको रख लिया जाता है। तो वही तो एसपी मिक्सिंग कम होगा, यानी स्पेशल कम माने जाते हैं बच्चे जब लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो। तो लेस देन 14, तो एनसीईआरटी बोलते हैं कि लेस देन किसके, एनसीईआरटी बोलते हैं कि B2 C2 और N2 का ना एसपी मिक्सिंग होता है। क्यों, क्योंकि इसका ना लेस देन या फिर इक्वल टू 14 इलेक्ट्रॉन है। क्यों, क्योंकि एक बोरॉन का ना कितना लग रहा है 5, तो B2 का ना कितना 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एक कार्बन का ना 6, तो C2 का ना 12 इलेक्ट्रॉन, और एक नाइट्रोजन का ना 7, तो इसका ना 14 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने बोला ना जब लेस देन या फिर इक्वल टू 14 वाला इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, यानी 14 साल से बच्चे हो जाते हैं, वो स्पेशल माना जाता है, इसलिए एसपी मिक्सिंग इनके अंदर प्रेजेंट हो जाती है, समझ गया। और एसपी मिक्सिंग किसके अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगी, जो 14 साल से बड़े हो जाएगा, यानी 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाए,
एक ऑक्सीजन के ना 8 हो जाता है, तो 2 के ना 16, तो 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इस पर मिक्सिंग होगी नहीं। ये घोड़े घोड़े बच्चे हैं, ठीक है, इनको कमाने भेज दिया जाएगा, बोल जाएगा कि तुम लोग स्पेशल नहीं हो, ठीक है, यानी कि स्पेशल यानी कि इस पर मिक्सिंग नहीं है इनके अंदर, ठीक है। SP यानी कि स्पेशल, ठीक है। तो मैं ये ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। SP का मतलब कुछ अलग ही हो जाता है। SP मिक्सिंग का मतलब हो जाता है कि जो S ऑर्बिटल जो है और P ऑर्बिटल है, जो उनकी एनर्जी सेम हो जाती है, तो अंदर क्या कर लेते हैं, इंटरमिक्स हो जाता है, उसको बोलते हैं SP मिक्सिंग, ठीक है। वो हाइब्रिडाइजेशन का ये कंसेप्ट हो जाता है, लेकिन अपने को JEE एडवांस में पढ़ना रहता है वो, लेकिन नेट लेवल तक अपने को यही पूछेगा किसके अंदर हो रहा है, किसके अंदर नहीं हो रहा। तो मैंने रटा दिया कि जब भी 14 साल से बच्चे हो जाते, छोटे बच्चे होते हैं, स्पेशल होते हैं। स्पेशल यानी कि 14 साल से अगर 14 या फिर लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ना SP मिक्सिंग होगा, और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन हो तो उसका ना SP मिक्सिंग नहीं होगा। तो इन सब का ना मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, इसका ना कितना इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, एक के अंदर 8, तो 2 के ना 16 इलेक्ट्रॉन, मोर देन 14 है तो SP मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए मैंने एब्सेंट लिख दिया। और एक फ्लोरीन के अंदर 9 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 फ्लोरीन के अंदर 18, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर SP मिक्सिंग नहीं होगा। नियॉन, एक नियॉन के अंदर 10 है, तो 2 के अंदर 20, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, इसलिए SP मिक्सिंग यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो समझ गया ये वाली चीज़। फिर बोल दिया था कि मॉलिक्यूल विद प्लेनर शेप, तो कौन कौन सा मॉलिक्यूल्स है जिसका शेप क्या है, तो सारे के सारे जो बॉन्ड्स है एक ही प्लेन में पाए जाते हैं, तो लीनियर होगा। लीनियर के अंदर क्या हो जाता है, सारे के सारे एक ही प्लेन में पाया जाता है। ट्राइगोनल प्लेनर होगा, ट्राइगोनल प्लेनर के अंदर भी क्या होता है, मेरे पास सारे के सारे एक प्लेन में पाया जाता है। और स्क्वायर प्लेनर हो गया, तो इतने सारे ज्योमेट्री हो जाते हैं जो मेरे पास एक ही। और पेंटागोनल प्लेनर भी मेरे पास हो गया, तो 50 वाला, ठीक है। 50 जो पेंटागोनल प्लेनर है, ये मेरे पास 1 2 3 4, तो 4 मेरे पास ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक ही प्लेन में पाया जाता है। कौन कौन सा, लीनियर, ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, और एक और हो जाता है पेंटागोनल प्लेनर। तो सारे मेरे पास क्या हो जाता है, ये सारे लीनियर हो जाते हैं। तो देखो 3 के तो नाम में तो प्लेनर आ रहा है, ट्राइगोनल प्लेनर के नाम पे प्लेनर आ रहा है, स्क्वायर प्लेनर के नाम पे प्लेनर आ रहा है, और पेंटागोनल प्लेनर के नाम पे प्लेनर आ रही है। और लीनियर भी मेरे पास एक ही प्लेन में था, क्योंकि एक ही ऐसा है, तो इसी प्लेन में हुआ ना ये वाला चीज़, दूसरे प्लेन में नहीं जा रहा है, इसलिए ये भी सारे के सारे क्या था, प्लेनर हो जाते हैं। फिर अपन अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल क्या बोलता है, असेसन रीजन टाइप सवाल है, ठीक है। वो क्या बोलता है कि जो फॉर्मल चार्ज अपन निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज अपन निकालते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने ओजोन का स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। तो ओजोन के स्ट्रक्चर में क्या था, ये डबल बॉन्ड, फिर जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है, तो जो देता है वो नेगेटिव और जो देता है पॉजिटिव। तो फॉर्मल चार्ज अपन क्या बोलेंगे कि हर ऑक्सीजन का इसका ऊपर 0 हो जाएगा फॉर्मल चार्ज, इसका +1 हो जाएगा, और इसका फॉर्मल चार्ज -1 हो जाएगा, तो इसको अपन बोल देते हैं फॉर्मल चार्ज बोल देते हैं ना। तो ये क्या बोलते हैं कि फॉर्मल चार्ज हेल्प्स इन सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। तो ये मैंने वहाँ पर पहले बता दिया कि वो अगर एक ही मॉलिक्यूल के बहुत सारे मेरे पास स्ट्रक्चर बन जाते हैं ना, ये एक ही मॉलिक्यूल बहुत सारे स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करता है, और मुझे पता लगाना है कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर कौन सा हो जाता है ना। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर निकालने के लिए अपने को वो स्ट्रक्चर देखना रहता है जिसका ना चार्ज मिनिमम है, क्योंकि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है ना, वो ना कभी भी चार्ज स्पीसीज से क्या हो जाते हैं, ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर हमें एक ही मॉलिक्यूल का बहुत सारा स्ट्रक्चर दे दिया जाए, तो हमें वो वाला मॉलिक्यूल देखना रहता है जिसका ना सबसे कम चार्ज दिया रहेगा। सबसे कम चार्ज किसमें दिया रहेगा, वो मेरा ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो न्यूट्रल स्पीसीज होती है वो चार्ज स्पीसीज से क्या हो जाती है, ज़्यादा स्टेबल हो जाती है। तो रीजन में वही दिया गया अपने को, ठीक है। तो रीजन में अपने को तो वो क्या होता है, फॉर्मल चार्ज सिलेक्शन इन लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। कैसे, तो यार लोएस्ट एनर्जी कम यानी कि सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर, तो सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर निकालने के लिए काम आ जाता है फॉर्मल चार्ज। क्यों, क्योंकि जो जिसका फॉर्मल चार्ज कम वो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। कैसे, क्योंकि जो फॉर्मल चार्ज कम यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। तो जिसका जो न्यूट्रल स्पीसीज का मेरे पास ज़्यादा हो जाता है चार्ज से, क्योंकि अपन रीजन के अंदर भी देख लेते हैं, रेजोनेंस के अंदर भी यही वाला ट्रिक देख लेते हैं ना। ये बोल देते हैं कि रेजोनेंस का स्टेबिलिटी पता, तो रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के लिए भी अपन यही रूल यूज़ कर लेते हैं कि न्यूट्रल का ज़्यादा ऑर्गेनिक की बात कर रहा है, ठीक है। तो न्यूट्रल का ज़्यादा चार्ज से फिर अपन देखते हैं डाइगोनल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स हो जाता है। फिर उसके अंदर देख लेते हैं कि प्लस माइनस चार्ज कहाँ पर है, अगर प्लस माइनस चार्ज पास है तो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और प्लस माइनस चार्ज और ठीक है लाइक अपोजिट चार्ज पास है तो ज़्यादा स्टेबल, और लाइक चार्ज दूर है तब ज़्यादा स्टेबल, क्योंकि लाइक चार्ज रिपेल करते हैं, तो जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा स्टेबल मेरे पास हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपने को समझ आ चुका है। तो वापस मैं बता रहा हूँ कि फॉर्मल चार्ज बोल रहा है कि हेल्प इन सिलेक्शन ऑफ द लोएस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। तो फॉर्मल चार्ज क्या होता है अपने को बताएं, और जिसका ना फॉर्मल चार्ज सबसे कम रहेगा तो वो स्पीसीज न्यूट्रल रहेगा, और जो भी न्यूट्रल स्पीसीज रहेगा, न्यूट्रल स्पीसीज क्या रहेगा, मतलब एकदम न्यूट्रल रहेगा तो किसी से वो छेड़खानी नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन एक कोई चार्ज स्पीसीज रहेगा, ठीक है, एकदम चमकता हुआ रहेगा, तो वो किसी से छेड़खानी करेगा, तो छेड़खानी करेगा तो स्टेबल नहीं माना जाएगा। स्टेबल कौन होता है, जो किसी से छेड़खानी ना करे, इसलिए न्यूट्रल वाला क्या होता है मेरे पास ज़्यादा स्टेबल हो जाता है चार्ज वाले से। और ये सारे रूल्स अपन जो न्यूट्रल चार्ज से ज़्यादा स्टेबल होता है ये रेजोनेंस के अंदर भी पढ़ लेते हैं। तो रेजोनेंस के ही मैंने रूल लिख दिए कि पहले देखना रहता है कि उसके अंदर न्यूट्रल का ज़्यादा होता है चार्ज से, ठीक है। फिर देखना है कि किसके अंदर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। फिर अपन देख लेते हैं अगर चार्ज है ही है, अगर न्यूट्रल है ही नहीं कोई, और चार्ज में दिया, तो चार्ज में अपने को देखना रहता है कि अगर अपोजिट चार्ज है तो जितने पास है उतना अच्छा, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या होता है, लाइक क्या अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, और लाइक चार्ज है तो जितने दूर हो अच्छा है। क्यों, क्योंकि जो लाइक चार्ज होता है मेरे पास क्या करता है, रिपेल कर लेते हैं, तो वही अपने को बोल दिया गया। तो
न्यूट्रल का ज़्यादा क्यों होता है चार्ज से, क्योंकि अपने को पता है जो न्यूट्रल आदमी रहता है, ठीक है, वो ज़्यादा स्टेबल माना जाता है, और लेकिन जो चार्ज होता है वो ज़्यादा स्टेबल नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? हमारे लेडी लाइफ में भी ऐसे ही होता है। समझ लो कोई एकदम कोई चमकता बमकता एकदम कपड़ा पहन के आया, एकदम चमकीला कपड़ा एकदम अलग ही, ठीक है, बहुत चमकीला सितारा तारा एकदम है, तो वो लोग क्या, छपरी लोग ज़्यादा ऐसा कपड़ा पहनते हैं, एकदम चमकीला, एकदम एकदम ब्राइट कलर, एकदम चमकीला छपरी जैसा। तो हम लोग उनको पसंद नहीं करते। वो लोग बोलते हैं भाई ये लुक्खा है, ये छपरी है, चमकीला ऐसा लाइटिंग वाइटिंग जैसा टी शर्ट पहन के आया है, ठीक है, तो एक छपरी है लोग, ठीक है, छपरी लोग है, ठीक है। ऐसा आता ना, एक टी शर्ट आता ना, देखो एक टी शर्ट आता है उसके ऊपर ऐसे बहुत सारे चमकी रहते हैं, ठीक है, उसके ऊपर अपन हाथ ऐसा घुमाते हैं, तो हाथ घुमाते हैं तो दूसरा डिज़ाइन बन जाता है, फिर ऊपर करते हैं तो दूसरा डिज़ाइन बन जाता है, फिर नीचे करते हैं तो दूसरा डिज़ाइन बन जाता है। तो छपरी लोग बनते हैं। तो छपरी लोग बनते हैं यानी कि जो चमकीला रहेगा, यानी जिसका ना चार्ज रहेगा, ठीक है, चार्ज यानी कि चमकीला, जो चमकीले लोग ज़्यादा स्टेबल नहीं होते, छपरी रहते हैं, यहाँ पर वहाँ पर घूमते रहते हैं। लेकिन जो न्यूट्रल, जो एकदम स्मार्ट आदमी जो रहेगा ना, क्या पहनेगा, एक प्लेन टी शर्ट पहनेगा और नीचे क्या पहनेगा, एक पैंट पहन लेगा और शूज़ पहन लेगा, खत्म, एकदम स्मार्ट। ये ऊपर पैंट क्या पहनेगा, ऊपर प्लेन टी शर्ट पहनेगा एकदम पूरा प्लेन, ठीक है, तो और ब्राइट, ज़्यादा ब्राइट कलर नहीं पड़ेगा, डिसेंट सोबर कलर का पहनेगा। तो वही है जो न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, किससे, चार्ज से। जो चमकीले होते हैं वो छपरी लोग होते हैं, क्योंकि वो मैंने ऐसा ट्रिक सा बताया, ठीक है, ऐसा असली में हो भी सकता है, नहीं भी, जो तो मैंने ट्रिक याद करने का बताया कि न्यूट्रल का ज़्यादा क्यों हो जाता है चार्ज स्पीसीज से स्टेबिलिटी, क्यों, क्योंकि जो चमकीले लोग हो जाते हैं, छपरी लोग, ठीक है, वो जो ज़्यादा स्टेबल नहीं रहता लाइफ में, है ना, छपरी गिरी करता, लुक्खा गिरी करता, लेकिन जो एकदम स्टेबल रहता है वो एकदम कूल एंड सोबर रहते हैं, ठीक है, एकदम सिंपल टी शर्ट पहन लेगा, ठीक है, ऊपर एकदम प्लेन और नीचे क्या कर लेगा, एक चिनोस टाइप पहन लेगा, ठीक है, और शूज़ डाल देगा, तो मस्त एकदम सिंपल एंड सोबर दिखेंगे। तो वही अपने को बोला कि फॉर्मल चार्ज अपने को लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर कैसे पता लगा सकते कि जिसका ना फॉर्मल चार्ज कम रहेगा, या फिर जो न्यूट्रल रहेगा वो मेरे पास ज़्यादा स्टेबल रहेगा एज़ कम्पेयर टू द चार्ज वाला, क्योंकि जो चमकीले वाले छपरी होते हैं और जो एकदम न्यूट्रल रहेगा एकदम मस्त सिंपल एंड सोबर पहना रहेगा, वो ज़्यादा मेरे पास स्टेबल हो जाता है। तो ये वाला भी मैंने समझ लिया, ठीक है। फिर अगला वाला मेरे को क्या बोलता है, अगला वाला मेरे को स्टेटमेंट बोलता है कि जनरली फॉर्मल चार्ज इज स्मॉलेस्ट फॉर लोवेस्ट एनर्जी स्ट्रक्चर। तो हाँ, ये भी सही है कि जिसका फॉर्मल चार्ज कम रहेगा तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, जो स्टेबिलिटी अपने को जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा उसका एनर्जी क्या रहेगा, कम रहेगा। तो सारे के सारे मेरे पास क्या है, करेक्ट हो जाएगा मेरे पास। फिर हमें क्या बोलता है कि हमें पता है कि फॉर्मल चार्ज डो नॉट इंडिकेट द रियल चार्ज सेपरेशन। जो फॉर्मल चार्ज अपन निकालते हैं ना, ऑक्सीजन और ये, इसके अपन बोल जाता है कि इसके ऊपर क्या होता है, हमारे पास नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है। ये नेगेटिव पॉजिटिव रियल चार्ज का सेपरेशन है कि इनके इसके ऊपर नेगेटिव ही है, इसका पॉजिटिव ऐसा नहीं, खाली अपन दिखाने के लिए बता देते हैं कि अपन ने इसको नेगेटिव क्यों दिया, ये बताने के लिए कि इसने दान किया, ठीक है, अपने क्या किया इसने मेरे पास, ठीक है, सॉरी इसने इसके ऊपर अपन ने पॉजिटिव क्यों दिया और इसके ऊपर, ठीक है। तो मैं वापस बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने जो बताया था ओजोन का जो मेरे पास स्ट्रक्चर हो जाता है ऐसा हो जाता है ओ, ठीक है, और इसने डबल बॉन्ड ये, तो एरो के हेड के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव। तो अपन ने यहाँ पर पॉजिटिव क्यों दिया, ये दिखा, ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, ऐसा कोई बात नहीं है। अपन पॉजिटिव नेगेटिव क्यों दे रहे, ये दिखाने के लिए कि इसने पॉजिटिव इसके ऊपर चार्ज इसलिए आया क्योंकि इसने दान किया, ठीक है, दान किया इसलिए पॉजिटिव आया, ये दिखाने के लिए। नेगेटिव क्यों, क्योंकि इसने लिया है, ठीक है। तो अपन अपने को पता है ना, अपन डेली लाइफ में भी ऐसे ही देखते हैं, समझ लें किसी ने मंदिर बनवाया, ठीक है, किसी ने मंदिर बनवाया तो उसका बहुत वाहवाही होता है, उसको सब पॉजिटिव बोलते हैं। और जो मंदिर बनवाता था ना, मंदिर के बाहर ना उसका ना वो भी लगता है, ठीक है, बैनर लगता है, उसके ऊपर उसका नाम लिखा रहता है कि इस फलाना आदमी ने मंदिर बनवाया। तो जो पॉजिटिव चार्ज का मतलब वो ये है कि हमने खाली उसको बताया, उसका मैंने प्रशंसा किया है कि, और उसका मैंने बैनर लगा दिया कि भाई ये अच्छा ऑक्सीजन का आइटम है क्योंकि इसने मंदिर बनवाया, मंदिर यानी कि इसने दान किया, ठीक है, इसको दान किया अपना इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव। और इसके ऊपर नेगेटिव क्यों, क्योंकि मैं इसको पूरे समाज को बताना चाहता हूँ कि इसने ना इससे ना उधार लिया और समाज के सामने लिया है और इसको वापस करना ही पड़ेगा ये उधार। तो पॉजिटिव और नेगेटिव अपने को साइन नहीं बताते, बस ये बताते कि पॉजिटिव साइज यानी कि जो देने वाला होता है, ठीक है, देने वाला है, और नेगेटिव साइज यानी कि उधार लेने वाला, बस ये है, ताकि ये लोग एक दूसरे में संबंध इनका अच्छा सा बना रहे और समाज में इसकी वाहवाही होते रहे और समाज में और इसका प्रेशर रहे कि हाँ इसको देना है, ठीक है, वो खा नहीं जाना है पैसा। तो समझ गया, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रियल चार्ज सेपरेशन को नहीं बताते, ठीक है। तो वही मैंने बोल रहा है कि फॉर्मल चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव नेगेटिव और रियल चार्ज सेपरेशन को नहीं बताते, ठीक है। वो क्या बताते हैं, खाली ये बताते कि पॉजिटिव यानी कि देने वाला है और नेगेटिव यानी कि जिसने मेरा लिया है, इसलिए ये बताते हैं, ठीक है। फिर रियल चार्ज सेपरेशन तो मेरे पास किस में देखा जाता है, फिर आगे बोलता है कि रियल चार्ज सेपरेशन तो आयनिक बॉन्ड में मिलता है, ठीक है। वेरस फॉर्मल चार्ज जो अपन का किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड के लिए, इसलिए फॉर्मल चार्ज जो होता है मेरे पास रियल चार्ज सेपरेशन को नहीं बताते, बस ये बताते हैं कि पॉजिटिव यानी कि जो दिया है उसने और नेगेटिव यानी कि लिया है। वही जैसे अपन मंदिर बनाते हैं वही वाला एनालॉजी से मैंने क्या किया और बता दिया। तो समझ गया, ऐसे याद रखेंगे ना केमिस्ट्री तो कभी नहीं बोलोगे, समझ गया। अगला बोल रहा है मेरे को, अगला वाला मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज
मोनोसेंट्रिक एंड मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज पॉलीसेंट्रिक। इसका मतलब अगर और रीजन क्या बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल इन्फ्लुएंस बाय वन न्यूक्लियस, लेकिन मॉलिकुलर ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस बाय मोर देन वन न्यूक्लियस। तो दोनों असर्शन एंड रीजन मेरे पास दोनों करेक्ट है। तो मोनोसेंट्रिक और पॉलीसेंट्रिक का मतलब क्या होता है? मोनो यानी कि एक, सेंटर यानी कि एक सेंटर, और किसी भी चीज़ का सेंटर क्या होता है, ठीक है, एक एटम है, एटम के सेंटर पे कौन होता है? न्यूक्लियस। यानी कि मोनोसेंट्रिक यानी कि एक सेंटर यानी कि एक न्यूक्लियस वाला। तो ये बोल रहे हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसके पास एक ही, ठीक है, यानी कि उसको एक ही न्यूक्लियस क्या करता है? कंट्रोल करता है। यानी कि एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? यानी एक एटम का ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और एटॉमिक ऑर्बिटल में क्या रहेगा? मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। और हमें पता है कि एक एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो जो इलेक्ट्रॉन है किसके चक्कर घुमा रहा रहता है? न्यूक्लियस के, है ना, न्यूक्लियस के। तो इसको कौन इन्फ्लुएंस करेगा? एक उसी एटम का न्यूक्लियस करेगा। तो इसलिए बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, यानी कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किसके इन्फ्लुएंस के अंदर है? उसी इलेक्ट्रॉन के सेंटर यानी कि न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर है। इसलिए बोला जाता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज मोनोसेंट्रिक, यानी कि उसी एटम के जो सेंटर है उसका सेंटर है, ठीक है, जो सेंटर है यानी कि न्यूक्लियस है उसके इन्फ्लुएंस के अंदर है एटॉमिक ऑर्बिटल। तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है? मेरे पास मोनोसेंट्रिक हो जाता है। लेकिन हमें क्या बोला जाता है कि जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल जो होता है वो पॉलीसेंट्रिक हो जाता है। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल कैसे बनता है? मुझे पता है कि दो एटॉमिक ऑर्बिटल जो होते हैं, जो दोनों जब साथ में आते हैं तो मेरे पास क्या बनता है? एक बनता है जिसको बोलते हैं अपन मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल के ना किस किस के इलेक्ट्रॉन है मेरे पास? एक तो एक एटॉमिक ऑर्बिटल इसका एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है। और ये एटॉमिक ऑर्बिटल किसके इन्फ्लुएंस में? एक न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। और ये वाला एटॉमिक ऑर्बिटल किसके इन्फ्लुएंस में? दूसरे न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। तो जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, यानी कि अलग अलग सेंटर के इन्फ्लुएंस में। न्यूक्लियस यानी कि एक सेंटर, ठीक है, तो अलग अलग सेंटर के इन्फ्लुएंस में, तो अलग अलग सेंटर के इन्फ्लुएंस में, इसलिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल क्या होता है? मेरे पास पॉलीसेंट्रिक मेरे पास हो जाता है। वही बोल रहा है कि एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस बाय वन न्यूक्लियस, यानी कि एक जो न्यूक्लियस जो है वो खाली एक न्यूक्लियस के अंदर आते हैं कौन? एटॉमिक ऑर्बिटल। लेकिन जो मॉलिकुलर ऑर्बिटल है इस इन्फ्लुएंस में मोर देन वन न्यूक्लियर। तो इतना अच्छे से कोई नहीं समझा पाएगा ये वाली लाइन, तो मैं वापस समझा देता हूँ, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। क्या बोलता है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक मोनो यानी कि एक सेंटर यानी कि न्यूक्लियस। तो जो एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर तो मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो जो इलेक्ट्रॉन को कौन पकड़ के रखता है? जेड इफेक्टिव से उसी एटम का न्यूक्लियस, यानी कि उसी एटम का सेंटर पकड़ के रखता है। यानी कि जो मेरे पास ये है ये मेरे पास क्या है? और इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में और ये मेरे पास न्यूक्लियस है। और ये मोनोसेंट्रिक क्यों? क्योंकि इसको कौन पकड़ के रख रहा है? किसके इन्फ्लुएंस के अंदर है? उसी एटम के एक सेंटर यानी न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर है। तो ये मेरे पास क्या है? एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक है। तो सेम टू सेम मैंने क्या ले लिया? अगला दूसरा वाला एटम ले लिया और इसका मैंने एक मोनोसेंट्रिक क्या ले लिया? मैंने न्यूक्लियस ले लिया और एक और एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिया, ठीक है। तो इसका अभी क्या एटॉमिक ऑर्बिटल है मेरे पास, और ये भी क्या है? उसी एटम के न्यूक्लियस के यानी कि उसी एटम के सेंटर के इन्फ्लुएंस में। तो मतलब ये भी मोनोसेंट्रिक है और ये भी मोनोसेंट्रिक है। अब ये दोनों मोनोसेंट्रिक क्या करेंगे? एक दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो दोनों क्या बन जाएगा मेरे पास? क्या बन जाएगा? दोनों बॉन्ड बनाएगा तो इसका एक इलेक्ट्रॉन भी आ जाएगा इसके अंदर और इसका भी मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन अपने को देखने को मिलेगा। तो जो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये और इसका जो इलेक्ट्रॉन है, तो दोनों मिलाकर क्या बनाएगा? मॉलिकुलर ऑर्बिटल। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में कौन कौन से इलेक्ट्रॉन है? तो एक इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में और ये वाला इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, यानी कि तो पूरा मॉलिकुलर ऑर्बिटल किसके इन्फ्लुएंस में? दोनों के इन्फ्लुएंस में। इसलिए इसको बोल देते हैं अपन पॉलीसेंट्रिक यानी कि ये जो पूरा एटॉमिक ऑर्बिटल है दो न्यूक्लियस मोर देन वन न्यूक्लियस के कंट्रोल में, इसलिए इसको अपन बोल देते हैं पॉलीसेंट्रिक। तो अपन वही बोला जाता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, यानी कि जो मेरे पास जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसका ना एक इलेक्ट्रॉन क्या है? अपने एक ही न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस में, और यहाँ पर भी एटॉमिक ऑर्बिटल जो है अपने जो उसका ना जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, यानी कि एक ही सेंटर के इन्फ्लुएंस में, इसलिए उसका मोनोसेंट्रिक बोल रहा है। लेकिन जब दोनों मिलकर क्या बनेंगे? मॉलिकुलर ऑर्बिटल बनाएंगे। तो मॉलिकुलर ऑर्बिटल में तो दोनों इलेक्ट्रॉन रहेंगे, एक इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा और इसका इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के कंट्रोल में था और ये वाला इलेक्ट्रॉन इसके न्यूक्लियस के कंट्रोल में था। तो दोनों के न्यूक्लियस के कंट्रोल वाले अब साथ में जब आता था तो ये मेरे पास दो के कंट्रोल में, इसलिए मॉलिकुलर ऑर्बिटल को बोल देता है पॉलीसेंट्रिक। और इतने डिटेल में कोई नहीं बताएगा, देख लेना, और इतना फील भी कोई नहीं दिलवा पाएगा, मैं लिख कर देता हूँ, समझ गया। तो ये वाला चीज़ हमारे पास कहाँ पर आया था? जेई मेन, ठीक है, जेई मेन 2021 के, ठीक है, असेसन रीजन के अंदर आया था। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है और एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है। तो मैंने ये समझा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल मोनोसेंट्रिक क्यों हो जाता है और ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है। तो फिर अगला क्या होता है मेरे पास? मोर ओवरलैप एक्सटेंड डैश विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द मॉलिकुलर न्यूक्लियर, ठीक है। तो जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा तो मॉलिकुलर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीच में होते हैं वो मेरे पास ज़्यादा होगा कि कम होगा? तो मुझे पता है एक ऑर्बिटल है मेरे पास, ठीक है, और दूसरा ऑर्बिटल मेरे पास। अब
बोला कि जितना ओवरलैप होगा, तो इन दोनों के बीच में जो ओवरलैप जितना होगा, और ये दो दो मेरे पास क्या है, और ठीक है, दो मेरे पास क्या ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल है, और इनका मेरे पास क्या न्यूक्लियस है, ठीक है, इसका एक न्यूक्लियस है और इसका न्यूक्लियस है। अब मैं इसका क्या करा रहा हूँ, ओवरलैप करा रहा हूँ। क्या करा रहा हूँ, ओवरलैप। तो ओवरलैप में कैसे कराऊंगा, तो ये पास आएगा और ये भी मेरे पास क्या आएगा, पास आएगा, ये दोनों मेरे पास पास आ जाएगा, तो इनका ओवरलैप हो जाएगा। तो ओवरलैप रीजन वाले को मैं ब्लैक कलर से डिनोट कर रहा हूँ। कौन से कलर से, ब्लैक कलर से। तो ब्लैक कलर क्या होगा, मेरे पास ओवरलैप रीजन होगा। तो वही पूछ रहा है मोर ओवरलैप एक्सटेंड, मतलब जितना एक दूसरे के अंदर घुसेंगे, डैश विद द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द मॉलिक्यूलर न्यूक्लिया, यानी कि जो न्यूक्लिया है, इन दोनों का जो न्यूक्लिया है, ठीक है, ब्लू कलर का जो न्यूक्लिया है, उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि ओवरलैपिंग जो है, ठीक है, जो ओवरलैपिंग है, तो बोला कि जितना अंदर घुसेंगे, ठीक है, मैंने बोला कि जितना ओवरलैप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यानी कि ओवरलैपिंग एरिया है, वो मेरे पास बढ़ेगा कि घटेगा। तो जितना अंदर घुसेगा तो उतना मेरा ओवरलैपिंग एरिया बढ़ेगा, अपने को पता है। तो और अंदर घुसेगा तो और ओवरलैपिंग एरिया मेरे पास बढ़ेगा। तो ऐसे हो जाएगा, देखो, और अंदर घुस गया तो और मेरे पास ब्लैक कलर का जो रीजन है मेरे पास और बढ़ जाएगा, ठीक है, ये इतना बढ़ जाएगा ब्लैक कलर का रीजन, इतना बढ़ जाएगा ब्लैक कलर का रीजन। तो वही बोला मोर ओवरलैप एक्सटेंड, यानी कि जब ये दोनों मेरे पास जब ऑर्बिटल, ठीक है, अंदर घुसेंगे तो क्या हो जाएगा, डैश विल बी द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियर। तो ये दोनों का जो न्यूक्लिया है उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने को दिख रहा है ना, दोनों न्यूक्लिया है, दोनों के न्यूक्लिया के ऊपर और नीचे, यानी कि उसको बिटवीन बोलते हैं। तो बिटवीन के अंदर ही तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी कि ओवरलैपिंग रीजन है, ओवरलैपिंग रीजन को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बोल देते हैं। तो जितना अंदर घुसेगा उतना ही मेरे पास जो ओवरलैपिंग रीजन है यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो मेरे पास न्यूक्लियस के बीच में बढ़ जाएगा। तो मोर आएगा इसका आंसर, ना कि लेस आएगा। तो ये वाला भी एक आंसर एकदम आसान है। फिर आ जाता है कि सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ये तो अपन पढ़ के आते हैं। सिमेट्रिकल कौन होता है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो, अगर डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा तभी तो सिमेट्रिकल रहेगा, तभी तो डायपोल मोमेंट कट जाएगा दोनों के, जैसे अपन देख कर आए थे ना। ऐसे बेंजीन वाले के लिए देख लो, समझ लो, बेंजीन वाला देख लो, यहाँ पर साइनेट था मेरे पास, नीचे भी साइनेट था, यानी कि सिमेट्रिकल है, ठीक है। तो ऊपर भी देखो, अगर मैं बीच से काटूंगा तो ऊपर भी सेम है मेरे पास, नीचे भी सेम है, तभी तो ये दोनों एक दूसरे के कट गए थे। तो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर को अपन ऐसा भी कह सकते हैं, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर कौन होता है, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो, जिसका डायपोल मोमेंट जीरो रहेगा वो कट जाएगा, इसलिए वो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर माना जाता है, ठीक है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर वाला भी अपने को समझ आ चुका है, ठीक है। फिर हम और भी देख लेते हैं, अगला वाला सवाल देख लेते हैं, अच्छे अच्छे सवाल की सीरीज़ के अंदर, ठीक है। तो बोल जाएगा कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पैर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं पूछ रहे, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी पूछ रही है इन द O2 माइनस, ठीक है। तो O2 माइनस मेरे को एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 ऑक्सीजन के अंदर कितना 16 इलेक्ट्रॉन, लेकिन माइनस है तो एक और ऐड हो जाएगा 17 इलेक्ट्रॉन। अब 17 इलेक्ट्रॉन के मेरे पास मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन क्या आता है, तो मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन का है, यानी ये बड़ा बच्चा है। तो बड़ा बच्चा है तो इसको ज़्यादा शगुन नहीं दिया जाएगा, इसलिए 12 21 रुपये का शगुन दिया जाएगा। तो वो वाला कॉन्फिगरेशन अपन यूज़ करेंगे। हमें पता तो यहाँ से यहाँ तक तो सेम हो जाता है कॉन्फ़िगरेशन दोनों के अंदर। तो 12 21 रुपये का सेकंड, यानी कि मेरे पास क्या हो जाता है 12 सॉरी यहाँ से यहाँ तक सेम हो जाता है मेरे पास कॉन्फ़िगरेशन। तो 12 21 रुपये का सेकंड क्या होता है मेरे पास 1 2 1 सॉरी 12 21 ना, तो 1 2 2 1, ठीक है। तो 1 2 2 1, तो देख लो 1 2 2 1, तो 1 2 2 1, तो कॉन्फ़िगरेशन तो मैंने लिख लिया। अब मुझे 17 इलेक्ट्रॉन बना, 17 इलेक्ट्रॉन अपन भर लेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, 2 2 2 2 2 या तक 10 इलेक्ट्रॉन भर लिया, ठीक है। फिर इनके अंदर क्या एक एक करके भरना रहता है, क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट यानी कि एक ही सेम एनर्जी के हो जाते हैं। तो 10 भर दिए, 11 12, फिर पैरिंग करना चालू हो जाता है अपन, ठीक है। 13 14 14 भर लिया, फिर 15 16 17, तो 17 तक मेरा भर गया, क्योंकि इधर भी अपन ने पैरिंग कर ही भरा, क्योंकि ये दोनों भी सेम एनर्जी के हो जाते हैं। 17 इलेक्ट्रॉन मैंने भर दिया, ठीक है। तो नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के पैर, यानी पैर वाले ही लेने अपने को, सिंगल वाला अपने को नहीं लेना है, ठीक है। तो पैरिंग वाला कौन कौन सा लेंगे, जो जोड़ी वाले सितारा लेने, तो ये जोड़ी वाला है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये सितारा भी जोड़ी वाला है, ठीक है। और फिर इसके अंदर और सितारा कोई जोड़ी वाला, हाँ ये सितारा भी जोड़ी वाला है। अभी देखना ये वाला जो सितारा दिख रहा है, ठीक है, ये जो सितारा दिख रहा है ये सितारा है, लेकिन ये जोड़ी वाला सितारा है क्या, नहीं, इसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसको अपने को नहीं लेना। क्यों, क्योंकि अपने को बोला पैर, यानी कि जोड़ी वाला ही सितारा लेना। जोड़ी वाला कितने सितारे हैं मेरे पास, 1 2 3, तो 3 ही जोड़ी वाले मेरे पास सितारे हो जाते हैं। और ये वाला क्यों नहीं लेना, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास एक यानी कि एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब मुझे बोल देता पैर नहीं बोलता और मुझे खाली एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल देता, तो मैं सबको गिन लेता, सबको गिन लेना, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन 4 4 2 6 और एक और 7। तो अगर खाली इलेक्ट्रॉन बोलता तो 7 इलेक्ट्रॉन में लिख देता है, लेकिन पैर बोला तो खाली अपने को जोड़ी वाले ही लेने। तो कितने पैर है, जहाँ पर मेरे पास जोड़ी वाला है तो 3 ही पैर, क्योंकि ये जोड़ी वाला नहीं है। तो समझ गया, ये बढ़िया सवाल था कि जोड़ी वाला सवाल था, कि पैर पूछा है ना कि इलेक्ट्रॉन। तो अपने को कभी भी घाई नहीं करने का, पूरा क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के। पैर पूछा है कि खाली अपने को इलेक्ट्रॉन पूछा, पैर पूछा तो जोड़ी वाले लेने का खाली, और इलेक्ट्रॉन पूछा तो सब ले लो जितने भी सितारे वाले हैं, एंटी बॉन्डिंग यानी कि जितने भी सितारे वाले हैं। अगला सवाल क्या बोलता है कि अपने को पूछा गया सवाल, इलेक्ट्रॉन
एड्स टू विच ऑर्बिटल ड्यूरिंग द, ठीक है, अगर मेरे पास क्या बोला कि N2 एक इलेक्ट्रॉन अगर ऐड, ठीक है, ले एक्सेप्ट कर ले तो N2 माइनस हो जाएगा वो। तो जब ये प्रोसेस हो रहा रहेगा तो जो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल के अंदर जाएगा, तो बहुत ही ट्रिकी सवाल है। देख लो, ये देख लो N2 का नाम मुझे पता 14 इलेक्ट्रॉन है और ये एक इलेक्ट्रॉन है तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो मुझे पता कि जब 14 इलेक्ट्रॉन होता है तो कॉन्फिगरेशन कुछ अलग हो जाती है। कौन सी वाली कॉन्फिगरेशन होता है, 21 बार 21 बार सेकंड हो जाती है। जब 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो मेरे पास कॉन्फिगरेशन क्या होता है, अलग हो जाएगी। कौन सी वाली कॉन्फिगरेशन हो जाएगी, ठीक है, जब 14 इलेक्ट्रॉन बच्चे रहते कम सेकंड मिलता है तो 12 बार 21 वाले सेकंड। तो हमें कौन सा वाला कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा, 12 बार 21 वाले का सेकंड लिखना पड़ेगा। और जब जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसके अंदर गया वो वाला अपने को ऑर्बिटल पूछा गया, तो 12 बार 21 वाले का सेकंड लिखा मैंने कि 1 2 1 2 2 12 बार 21 वाला सेकंड मैंने लिख दिया। और इसका नाम मैंने 15 इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर दिया। 15 इलेक्ट्रॉन भरना चालू कर, तो जहाँ तक मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर, कितने भर लिया, 1 2 3 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन भर लिया। 8 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर भर लिया और यहाँ पर मैंने 10 इलेक्ट्रॉन भर लिया, ठीक है, 10 भर लिया। अब मुझे 5 और भरने। अब ये दोनों का एनर्जी सेम हो जाता है तो एक एक करके भरते हैं अपन। 10 भर लिया, 11 12 13 14 14 भर लिया और 15 वाला किधर रहा, यहाँ पर। और ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, जो अपन जा रहे हैं तो पाई स्टार 2px में जा रहा है। तो आंसर क्या होता है मेरे पास, पाई स्टार 2px ऑर्बिटल। तो वही पूछ रहा था कि इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ऐड हो रहा था। तो ये वाला ट्रिकी पार्ट कर लेना कि N2 का ना 14 था और यहाँ पर 15 था, यहाँ पर कॉन्फिगरेशन ही चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना था, 21 बार 21 वाला सेकंड, यहाँ पर 12 बार 21 वाला सेकंड। तो कॉन्फिगरेशन चेंज हो गया तो इसलिए नया कॉन्फिगरेशन वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना। फिर उसके बाद में लास्ट में देखना कि लास्ट में जो वाला इलेक्ट्रॉन गया वो किसके अंदर जा रहा था, किसके अंदर जा रहा है, पाई स्टार 2px के अंदर मेरे पास जा रहा था। ये वाला सवाल अपने को समझ गया, ठीक है। फिर अपने को पूछा गया कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन इन सिग्मा 2pz, ठीक है। तो नोडल प्लेन इन सिग्मा 2pz वो अपने को पूछा गया है। तो सिग्मा 2pz यानी कि स्टार नहीं, सितारा वाला नहीं है, यानी कि बॉन्डिंग है। तो बॉन्डिंग अपने को पता है कि बॉन्डिंग वाला कब दिया जाता है, जब दोनों का फेस सेम हो जाता है तभी वो बॉन्ड बना देते हैं। तो दोनों का फेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास पॉजिटिव होगा, सॉरी, और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, मैंने गलती से क्या लिख दिया, गलत थोड़ा सा बनाया, ठीक है। तो वाइट कलर की तरह, हाँ इधर है वाइट कलर, इसको थोड़ा सा हटाते हैं, ठीक है, हटाते हैं, ठीक है, इसको हटा दिया और फिर वापस लाल कलर से यहाँ पर मैं नेगेटिव बना देता। तो ऐसा होगा क्योंकि बॉन्डिंग है तो सेम फेज वाला ही क्या करना चाहिए, बॉन्ड बनाना चाहिए। तो ये पॉजिटिव को पॉजिटिव वाला ही बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो पॉजिटिव को अगर पॉजिटिव वाला ही बॉन्ड बनाएगा तो सेम फेज वाले ही हमारे पास क्या करते हैं, बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड बनाते हैं। तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के सामने रहेगा तभी वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के अंदर क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा। तो पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ जाएगा और हमारे पास ऐसे टॉफी जैसे स्ट्रक्चर बन जाएगा किसके अंदर, सिग्मा 2 पे। क्योंकि अपने को पता है पी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डंबल हो जाता है, और दूसरे पी का भी स्ट्रक्चर कैसा होता है, डंबल मेरे पास हो जाता है, ठीक है। और बॉन्डिंग बोल रहा, तो बॉन्डिंग यानी कि पॉजिटिव वाले बॉन्ड बनाएंगे और एक पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो पॉजिटिव एक दूसरे का ना घुस जाएंगे और हमारे पास कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, एक ऐसा मेरे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा एक ऐसा, ठीक है, एक ऐसा मेरे पास बड़ा सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, टॉफी जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसके बीच में क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और साइड में क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो वो एक टॉफी जैसा स्ट्रक्चर बन गया क्योंकि दोनों पॉजिटिव मिल गए और एक बड़ा पॉजिटिव बना लिया गोला, और नेगेटिव साइड में ही रहेगा। तो ये वाला मेरे पास स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिल गया। अब बोला क्या, नोडल प्लेन, ठीक है, क्या बोला क्या, नोडल प्लेन। अब लोग बोले नोडल प्लेन क्या था, ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो। तो लोग बोले कि भाई साहब ये दो दिख तो रहे कि ये है और एक ये है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या, गोले बोले, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पर दिख रही है अपने को, ये दिख रही है गोले बोलो, ये दिख रही है गोले बोलो, ये गोले बोलो, क्योंकि जो अपने दो प्लेन बना है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कोई है ही नहीं। तो ये मेरे पास नोडल प्लेन हो गए। फिर मैं बोलूँगा रुको भाई तुम्हारा आधा कंसेप्ट सही है लेकिन आधा कंसेप्ट गलत है कि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो यहाँ पर नहीं है, लेकिन नोडल प्लेन के डेफिनेशन में होता है कि नोडल प्लेन क्या होता है कि ऐसा प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ना हो और वो दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहे हैं। तो दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहा है क्या, देख लो, इसका न्यूक्लियस मेरे पास ये है और इसका न्यूक्लियस ये है। तो ये दोनों जब ऐड हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास क्या था, पॉजिटिव था, यहाँ पर मेरे पास क्या था, नेगेटिव था। जब ये दोनों ऐड हो जाएगा तो इसका ये न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस ये हो जाएगा, एक न्यूक्लियस ये हो जाएगा। तो नोडल प्लेन क्या होता है कि दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहे हैं। तो जब अपन ये वाला नोडल प्लेन बनाएंगे तो ये वाला नोडल प्लेन खाली एक ही न्यूक्लियस से पास कर रहा है, तो इसको नोडल प्लेन में मानूंगा नहीं क्योंकि डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है। और जब ये वाला नोडल प्लेन अपन बनाएंगे, बोले कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, ठीक है, वो तो मैंने माना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना होने के बाद भी मेरे पास क्या होना चाहिए कि दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास करना चाहिए। तो ये क्या दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है, तो ये मेरे पास नोडल प्लेन नहीं माना जाएगा। क्यों, तो नोडल प्लेन का डेफिनेशन के अंदर ये होता है, देखना ध्यान से देख लेना कि नोडल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ना हो और दोनों के न्यूक्लियस यानी पासिंग थ्रू बोथ द न्यूक्लियस यानी कि दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास करना चाहिए, तभी उसको नोडल प्लेन बोलेगा, वरना उसको नोडल प्लेन नहीं बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन का नोडल प्लेन कितना हो जाएगा, सिग्मा 2p का जेड के ना 0 नोडल प्लेन, क्योंकि अपने को आंखों से दिखेगा कि 2 है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, लेकिन एक और कंडीशन लोग भूल जाते हैं कि दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास करना चाहिए, लेकिन ये एक न्यूक्लियस के थ्रू ही पास कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर नोडल प्लेन मेरे पास 0 हो जाएगा। तो ये बहुत बढ़िया सवाल था। कौन सा सवाल है बोलूँ, जेईई एडवांस, देख लो जेईई एडवांस 2016 जब पेपर सबसे टफेस्ट आया था वो वाला क्वेश्चन है ये। जेईई एडवांस 2016 का सवाल देख लो कितना आसानी से कर लिए।
ठीक है। तो नोडल प्लेन का कंसेप्ट क्या होता है कि नोडल प्लेन ऐसा प्लेन हो जाता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी, और एक और हो जाता है कि दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास करना चाहिए, खाली एक न्यूक्लियस से पास करने से काम नहीं चलेगा। तो ये तो खाली सिग्मा 2p जेड कहना पूछ लिया, समझ लो कोई और कहना सिग्मा एस कहना पूछ लिया, फिर सिग्मा कुछ और कहना, या फिर पाई स्टार कहना पूछ लिया, तो हम कैसे निकालेंगे? क्या ऐसे पूरा निकालते बैठे के कि अपन ऐसा बनाते जाके भाई एक ये हो गया, ये एक ही होगा, फिर अपन दोनों को जोड़ देगा ऐसे चॉकलेट जैसा, फिर कैसे भी जोड़ देंगे, फिर अपन देखेंगे कि क्या दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू कोई प्लेन पास कर रहा है। वो सब अपने को नहीं देखना है, वो सब नहीं देखना है, इसलिए अपन ट्रिक पढ़ लेते कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो अपन पहले कंसेप्ट समझ लिया कि कंसेप्ट क्या होता है कि नोडल प्लेन ऐसा प्लेन होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होती है, और क्या होता है मेरे पास दोनों के थ्रू पास करना चाहिए। तो यहाँ पर लोग अंदर धोखा खा के क्या बोलते हैं कि देखो ले दो है, लेकिन एक दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहा है, क्या नहीं, एक ही न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहा है ये, और ये भी एक ही न्यूक्लियस के थ्रू पास कर रहा है, दोनों से नहीं पास कर रहा है, जीरो हो जाएगा। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, ट्रिक समझ लेते हैं, जिससे अपन क्या कर लेते हैं पूरा पूरा जो भी क्वेश्चन आ जाए उसका अपन ट्रिक देख रहे हैं। तो ट्रिक क्या है मेरे पास, अगर सिग्मा एन एस कोई भी अपने को दिख जाए तो उसका ना नोडल प्लेन, तो ये नोडल प्लेन मैंने लिख दिया। अगर सिग्मा एन एस अपने को दिख जाए तो उसका ना जीरो नोडल प्लेन होता है। कितने नोडल प्लेन हो जाते हैं? जीरो नोडल प्लेन हो जाते हैं, ठीक है। अगर सिग्मा स्टार एन एस कोई भी देख रहा है, सिग्मा एन एस यानी कि सिग्मा बोल दिया जाए, सिग्मा 1s बोल दिया जाए, बोल देगा नंबर ऑफ नोडल प्लेन सिग्मा 1s ऑर्बिटल, या फिर सिग्मा 2s ऑर्बिटल, ठीक है, सिग्मा 2s, या फिर सिग्मा 3s बोल देगा, ठीक है। सिग्मा 3s तो होता ही नहीं है, सॉरी सिग्मा 2s ही होता है ना, सिग्मा 1s होता है, सिग्मा स्टार 1s होता है, सिग्मा 2s होता है, सिग्मा स्टार 2s हो जाता है, फिर सिग्मा 2p जेड हो जाता है मेरे पास, ऐसा ही हो जाता है ना। सिग्मा 2s मेरे को बोल देगा, या फिर सिग्मा स्टार 1s बोल देगा मेरे को। तो जब भी कोई भी सिग्मा स्टार 1s बोल दे, फिर सिग्मा स्टार 2s बोल दे, ठीक है, तो सिग्मा स्टार एन एस यानी कि एन की जगह 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। तो अगर मेरे पास ये हो जाए तो मेरे पास उसका ना कितने नोडल प्लेन मिलेंगे? 1 देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर अगर सिग्मा एन पी अपने को देखने को मिल जाता है तो उसका ना जीरो नोडल प्लेन, एन की जगह कुछ भी 1 भी हो सकता है, 2 भी, यानी कि सिग्मा पी भी देखने को मिल जाए, सिग्मा 2p जेड, या फिर कुछ भी देखने को मिल जाए। फिर सिग्मा स्टार मेरे को अपने को देखने को उसका ना 1 हो जाएगा। फिर पाई बॉन्डिंग है ना में 1 मिल जाएगा, और पाई एंटी बॉन्डिंग है ना अपने को 2 नोडल प्लेन देखने को मिल जाएगा। तो इसको याद करने का मैं ट्रिक बता देता हूँ, ध्यान से देख लेना। याद करने का एक बढ़िया ट्रिक है, देख लो। ये तो पूरे ऑर्डर के अंदर ही लिखा गया, तो अपन ऐसे ऑर्डर के अंदर लिखते हैं ना इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2z, सिग्मा 2p जेड, फिर सिग्मा स्टार 2p जेड, फिर पाई 2px, पाई स्टार 2px, ऐसे अपन लिख सकते हैं ना, ऐसे ही अपन लिखते हैं पाई 2px, पाई 2py, फिर पाई स्टार 2px। तो अपन उसी ऑर्डर के अंदर लिखे कि पहले एक बॉन्डिंग, फिर एक एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग, फिर उसी का एंटी बॉन्डिंग, एक बॉन्डिंग और उसी का अपन एंटी बॉन्डिंग लिख दिया। तो उसी ऑर्डर के अंदर अपन लिख दिया। फिर अपने को कंप्यूटर की भाषा लिखने है। कंप्यूटर कौन सी भाषा समझते हैं? बाइनरी लैंग्वेज समझिए। बाइनरी लैंग्वेज यानी कि 0-1 की लैंग्वेज, जो सेमीकंडक्टर अपन पढ़ते हैं ना, 0-1 की लैंग्वेज, 0 यानी कि ऑफ और 1 यानी कि ऑन, तो वो वाली लैंग्वेज अपने को लिख देने। वो वाली लैंग्वेज यानी कि 0-1-0-1 लिख दिया, फिर 0-1-0-1 लिख दिया। और देख लो पाई से कैसे, जैसे पाई आएगा तो याद रख लेना, पाई से याद रखना क्यूटी पाई, क्या क्यूटी पाई समझ लो तुम्हारे क्यूटी पाई का बर्थडे है, तो बर्थडे तुम लोग क्या चाहोगे कि उसको मैं सबसे पहले विश कर दूँ। और सबसे पहले कौन सा टाइम होता है? 12 बजे का टाइम। जब भी पाई आ जाएगा तो उसका क्या हो जाएगा? 12, क्योंकि क्यूटी पाई के बर्थडे को कब विश करना चाहोगे तुम लोग? एकदम सबसे पहले कब होता है? 12 बजे। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? इसका 1 2। तो इसका मैंने पूरा ट्रिक समझ आता है कि कोई भी अपने को देखने को मिल जाए और उसका ना अपने को बोल जाता है कि नोडल प्लेन कितने हो जाएगा, तो अपने को सिग्मा एन एस लिखने का, फिर उसी का एंटीबॉन्डिंग सिग्मा स्टार 2p, सिग्मा स्टार एस, फिर सिग्मा पी लिखने का, फिर उसका एंटीबॉन्डिंग सिग्मा एन पी, फिर पाई लिखने का बॉन्डिंग और उसका एंटीबॉन्डिंग पाई एंटीबॉन्डिंग, फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखने का 0-1-0-1, फिर पाई, जैसे पाई आता है ना याद रखना क्यूटी पाई। तो क्यूटी पाई को कब बर्थडे विश करना चाहिए? सबसे पहले नया दिन कब चालू होता है? रात के 12 बजे। तो रात के 12 यानी कि 1 2 लिख दिया। तो पूरा का पूरा ट्रिक से समझाया था कि नहीं? और ये वाला देख लो, तो इसी सवाल को ट्रिक से करते। तो क्या बोल रहा था? सिग्मा 2p जेड को बोल रहा था। तो मैं सिग्मा 2p जेड कब आता? तो ट्रिक क्या बोलते हैं अपने को? पहले हो जाता है एस, ठीक है, एन एस, फिर उसी का एंटी बॉन्डिंग यानी कि एस स्टार, फिर आता है पी के बाद में उसी का एंटी बॉन्डिंग पी स्टार, फिर पाई, फिर उसका पाई का एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार। फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज लिखना रहती है 0-1-0-1, और पाई यानी कि क्यूटी पाई को सबसे पहले विश करोगे तो 12। अब क्या बोला? सिग्मा 2p जेड यानी कि सादा वाला सिग्मा, तो सिग्मा 2p जेड कितने होता था? 0, तो 0 हो गए। समझ लो ट्रिक से, अपन ट्रिक याद कर लो, खत्म। और ये सब कोई नहीं पूछने वाला एग्जाम के अंदर, ठीक है, कि ये क्यों हो जाता है। तो वो खाली कंसेप्ट के लिए समझना कि नोडल प्लेन ऐसा हो जाता है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी होना चाहिए कि दोनों न्यूक्लियस के थ्रू पास करे। देखो तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं थी तो नोडल प्लेन होना चाहिए था, लेकिन एक और कंडीशन का फॉलो नहीं कर रहा था कि दोनों के न्यूक्लियस के थ्रू पास नहीं कर रहा था, खाली एक इंडिविजुअल के न्यूक्लियस से ही पास कर रहा था। इसलिए यहाँ पर 0 मेरे पास क्या हो जाएगा? नोडल प्लेन हो जाएगा, ना कि 2 हो जाएगा। तो लोग इसका आंसर 2 लगा कर आ गए थे सारे के सारे जेईई एडवांस के बच्चे, लेकिन आंसर क्या आया था? आईआईटी बॉम्बे ने, या फिर आईआईटी बॉम्बे ने को क्या आंसर दिया था? दे देता 0 आंसर दे देगा। तो आईआईटी का कंसेप्ट है ये भाई, और ये वाला कंसेप्ट है नोडल प्लेन्स का कंसेप्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देख लेते हैं अगला सवाल, ठीक है। कौन सा? अगला सवाल देख लेते हैं, है ना। ये वाला समझ गया जाना चाहिए। अगला सवाल क्या बता अपने
अपने को मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 एंड H2 का अपने को बोल दिया गया है। तो मैग्नेटिक नेचर ऑफ O2 और H2 बोल दिया। तो हमने को पता है कि मैग्नेटिक नेचर ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का मैग्नेटिक नेचर, ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाता है 16, कितना हो जाता है 16, ठीक, कितना हो जाता है 16 इलेक्ट्रॉन। तो 16 इलेक्ट्रॉन मैंने पढ़ा था इवन है, इवन है तो क्या हो जाएगा डाया, इवन डाया नहीं, लेकिन मैंने एक्सेप्शन पढ़ा कि जो 10 और 16 इलेक्ट्रॉन हो जाता है वो इवन होने के बावजूद भी क्या हो जाता है पैरा हो जाता है। मैंने चिक के बताया था MOT की वजह से हो जाता है ना, तो इवन होने के बावजूद भी क्या हो जाता है मेरे पास पैरा हो जाता है। तो देख लो, तो इसका तो अपन ने देख लिया, लेकिन सल्फर H2 का 32 इलेक्ट्रॉन, तो 32 इलेक्ट्रॉन का अपन ने ऐसे कुछ देखा नहीं था। तो अपने को ध्यान से देख, 32 इलेक्ट्रॉन तक तो अपने का बॉन्ड ऑर्डर निकालने आता ही नहीं, तो अपन ने 20 इलेक्ट्रॉन तक ही बॉन्ड ऑर्डर सीखा है। तो क्या देखने का एक कंसेप्ट होता है कि देखो ऑक्सीजन और सल्फर दोनों के दोनों क्या आता है एक ही फैमिली का आता है, क्योंकि O स्टाइल से टिप है तो इसके जस्ट नीचे आ जाता है। तो ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है, क्योंकि आपने को पता है एक ग्रुप के अंदर, एक फैमिली के अंदर 16 ग्रुप की फैमिली है, तो एक ग्रुप के अंदर सारी प्रॉपर्टी सेम होती है। तो जो प्रॉपर्टी ऑक्सीजन की रहेगी वही प्रॉपर्टी H2 की रहेगी। तो अगर H2 को अपने को पूछ लेगा मैग्नेटिक नहीं चाहते, ऑक्सीजन का जो रहेगा वही H2 का रहेगा, क्योंकि एक ही ग्रुप में कि एक ग्रुप के अंदर सारी प्रॉपर्टी क्या होता है सेम हो जाती है। तो O2 क्या होता है पैरामैग्नेटिक, ठीक है, तो H2 भी सेम ही फैमिली के होने की वजह से क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और यही JEE एडवांस कहना पूछ रहा था, JEE एडवांस में O2 का नहीं पूछा था, JEE एडवांस बोल देते हो कि लिख दो H2 क्या है पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। लोग कंफ्यूज हो गए कि भाई मैंने ना टीचर ने मेरे को ना 20 तक ही सिखाया था और 20 के आगे ना मेरे को बॉन्ड ऑर्डर या फिर ये सब निकालने नहीं बताया था, अब मैं क्या करूँ। तो इसका कंसेप्ट यह था कि देख लो ऑक्सीजन के फैमिली में ही आ जाता है ना, O2 के फैमिली के नीचे ही आ जाता है। तो ऑक्सीजन मेरे पास कितना 16 इलेक्ट्रॉन है, तो अपन कंसेप्ट सीख कर आए थे कि 10 और 16 इलेक्ट्रॉन इवन होने के बावजूद भी क्या होता है पैरामैग्नेटिक। तो ऑक्सीजन पैरामैग्नेटिक है तो सल्फर भी पैरा ही होना चाहिए, क्यों, ये सेम फैमिली के ना प्रॉपर्टी सेम हो जाती है ना। तो H2 को भी क्या हो जाएगा मेरे पास पैरामैग्नेटिक हो जाएगा उसका, ठीक है। तो ये वाला चीज़ अपन ने देख लिया था, तो समझ लिया। तो लोग क्या सोच के आते बोलो H2 का कितना 32 इलेक्ट्रॉन ना, 32 इलेक्ट्रॉन इवन है तो डाया मार के आ गए थे, लेकिन लोग ये नहीं सोचा कि भाई ऑक्सीजन का ना एक्सेप्शन है तो इसके अंदर भी एक्सेप्शन होगा, क्योंकि ये सेम फैमिली का हो जाता है, ठीक है। तो ये वाली चीज़ समझ गया, JEE एडवांस के सवाल करा रहा हो तुम लोग को, समझ रहे हो। तो JEE एडवांस के सवाल इजी हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सोचना पड़ना पे, ठीक है। फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ICl एंड Br2, तो ब्रोमीन और ICl का अपने को क्या बोल दिया गया बॉइलिंग पॉइंट अपने को बोल दिया गया, ठीक है। तो ICl और बॉइलिंग पॉइंट, तो हमें पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग देख लेते हैं, फिर वंडरवॉल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको दिख रहे हैं ना वंडरवॉल, तो हमें पता है वंडरवॉल 4G हो जाता है, वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल मेरे पास क्या हो जाता है मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट किसका जाता है Br2, 2 Br2 का जाता है कि मेरे पास ICl का जाता है। तो अगर इंडिविजुअली अगर निकाल कर देखोगे Br2 का जो मॉलिक्यूलर वेट निकाल कर देखोगे और इसका देखोगे, तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा ना, आयोडीन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है, क्लोरीन का कितना होता है मेरे पास 35.5 हो जाता है ना, और आयोडीन का भी कुछ हो जाता है और ब्रोमीन का भी कुछ हो जाता है, उसका डबल कर दोगे। अगर निकाल के देखोगे असली वैल्यू तो अपने को मिलेगा कि मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो ICl का अपने को ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। तो मॉलिक्यूलर वेट ICl का ज़्यादा अपने को देखने को मिल जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा हो जाएगा ICl का मेरे पास क्या हो जाएगा ज़्यादा अपने को देखने को मिल जाएगा, क्या बॉइलिंग पॉइंट, ठीक, क्या देखने को मिल जाएगा बॉइलिंग पॉइंट अपने को किसका ज़्यादा मिल जाएगा ICl का अपने को ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। अगर मॉलिक्यूलर वेट से नहीं करना है, यानी कि जो वंडरवॉल वाला कंसेप्ट अपने को नहीं लगाना है, तो एक और कंसेप्ट देख लो कि देख लो ICl क्या है मेरे पास, देख लो इसका ना पोलैरिटी है, तो ये क्या हो जाएगा डायपोल फोर्स हो जाएगा, है ना। और ये नॉन पोलर है तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा इंड्यूस डायपोल फोर्स हो जाएगा। और हम लोग पढ़ के आते हैं कि डायपोल फोर्स क्या आता है मेरे पास स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाता है एज कम्पेयर टू इंड्यूस डायपोल। तो हमें क्या पता है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या आता है मेरे पास, बॉइलिंग पॉइंट इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है वेपर प्रेशर हो जाता है ना, वेपर प्रेशर। और वेपर प्रेशर इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाता है, यानी कि जिसका ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा रहेगा वो मेरे पास इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ना ज़्यादा है डायपोल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा है, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसका ना ज़्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ज़्यादा मेरे पास हो जाएगा। तो दो कंसेप्ट से मैंने ये वाला कंसेप्ट सॉल्व करा है। या तो देख लो कि वंडरवॉल से देख लो कि जिसका ना मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा उसका ज़्यादा, तो देखो अपने को याद तो रहता नहीं है सबके वेट, तो ये वाला कंसेप्ट कब लगेगा जब अपने को वेट दिए जाएंगे, और वेट दिए नहीं तो सबका अपने को वेट थोड़ा ना याद रहता, तो बोला यूज़ नहीं कर पाओगे, तो यूज़ नहीं कर पाओगे तो दूसरा लाइन लगाना पड़ेगा कि दूसरा अपने को क्या पता है कि अपने को पता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, और वेपर प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हो जाएगा। तो यानी कि जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स किसका ज़्यादा है कि डायपोल का ज़्यादा हो जाए कि इंड्यूस डायपोल का डायपोल का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए इसका ज़्यादा होने का जैसे क्या हो जाएगा मेरे पास बॉइलिंग पॉइंट पे इसका ज़्यादा हो जाएगा ICl का। और बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर कहाँ पर पढ़ते हैं अपन, सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या, बॉइलिंग
पॉइंट ज़्यादा यानी कि कम बॉइलिंग पॉइंट, इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर हो जाएगा, ठीक है। और वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमोलिकुलर फोर्स भी कहाँ पर पढ़ते हैं, सोल्यूशन वाले चैप्टर करने पढ़ लेते हैं कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स कम रहेगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कम रहेगा तो हमारे पास जल्दी मेरे पास क्या हो जाएगा, वेपर बन जाएगा, यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्स कम तो वेपर जल्दी बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों, ये पूरा जो रिलेशन होता है वो अपन फिजिकल केमिस्ट्री सोल्यूशन चैप्टर के अंदर पढ़ लेते हैं। और अपन यहाँ पर ये केमिकल बॉन्डिंग के अंदर अपन सब कुछ पढ़ते ही है ना। तो ये वाला भी कंसेप्ट क्या था, जेई एडवांस का कंसेप्ट था, ठीक है, सॉल्व। तो उसको मैंने 2 मेथड से सॉल्व करके बताया। फिर बोला जाता है कि आयनिक सॉलिड्स हो गया, मॉलिकुलर सॉलिड्स हो गया, कोवलेंट सॉलिड, इनका एग्जांपल बता दो। तो आयनिक सॉलिड में यानी कि जिसका ना आयन्स रह गए, फॉर एग्जाम्पल NaCl क्या आयनिक सॉलिड है, ये NaCl क्या मेरे पास आयनिक सॉलिड हो गया। मॉलिकुलर सॉलिड यानी कि मॉलिक्यूल रहेगा और वो सॉलिड रहेगा, तो मॉलिक्यूल कौन है, I2 मेरे पास एक मॉलिक्यूल है। CH4 भी क्या मेरे पास एक मॉलिक्यूल ही है ना। ड्राई यानी कि CO2, ड्राई किसको बोलते हैं, CO2 को अपन बोलते हैं ड्राई आइस ही बोलते हैं। तो ये मेरे पास मॉलिकुलर सॉलिड हो गया। और कोवलेंट सॉलिड मैं बोल रहा था ना, कोवलेंट सॉलिड का तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी अपने को देखने को मिल जाते हैं, जैसे डायमंड हो गया, ग्राफाइट हो गया, ठीक है। डायमंड और ग्राफाइट दोनों का क्या होता है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़े हुए रहते हैं, दोनों का दोनों टेट्राहेड्रल हो जाते हैं ना। फिर उसके बाद SiC का स्ट्रक्चर भी मेरे पास क्या हो जाता है, बड़ा हैवी कोवलेंट कंपाउंड हो जाता है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर हो जाता है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है। और B4C हो गया, ये सारे मेरे पास क्या है, कोवलेंट सॉलिड हो जाते हैं, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड यानी कि आयन से रह गया प्लस माइनस करके, मॉलिकुलर सॉलिड यानी कि मॉलिक्यूल से रह गया, ठीक है, दो ही एटम से, 2 डिफरेंट एटम से मिलकर बने रहेंगे। और कोवलेंट सॉलिड यानी कि क्या रहेगा, कोवलेंट बॉन्ड रहेगा उनके अंदर, ठीक है। तो ये वाली चीज़ अपन ने देख लिया। फिर अगला सवाल अपने को क्या देखने को मिलता है, ठीक है, कि वीकेस्ट कौन सा इनमें से, देखिए डायमंड हो गया, नियॉन अपने को दे दिया है, KCl दे दिया और आइस दे दिया। तो वीकेस्ट के लिए अपने को देखना पड़ेगा किसके अंदर कौन कौन सा बॉन्डिंग हो जाता है ना। तो डायमंड, तो सबसे पहले अपने को पता है डायमंड करने का कार्बन है, एक कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा रहता है। तो जब भी कार्बन होता है, कार्बन है यानी कि कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा डायमंड के अंदर, है ना। फिर नियॉन क्या मेरे पास एक इनर्ट गैस, और इनर्ट गैस में कौन सा होता है, वन डबल रेडियस या फिर वन डबल फोर्स देखने को मिल जाता है। KCl क्या प्लस माइनस है, तो आयनिक बॉन्डिंग देखने को मिल जाएगा। और आइस क्या मेरे पास पानी, आइस अपने को पता है ना, आइस क्या होता है, एक पानी का मॉलिक्यूल क्या होता है, 4 मॉलिक्यूल से जुड़कर रहता है। और इसका ना क्या हो जाता है, वॉइड से हमारे पास ओपन पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाता है इसका, अपन ये पूरा स्ट्रक्चर आया था। तो आइस का ना क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है। तो सबको अपने को पता चल गया, डायमंड का ना क्या था, कार्बन है, इसलिए कोवलेंट बॉन्डिंग। नियॉन है, तो नियॉन यानी कि वन डबल इनर्ट गैस है, यानी कि वन डबल फोर्स हो गया, ठीक है, क्योंकि इनर्ट गैस के लिए वन डबल रेडियस निकालते हैं, तो उसके लिए वन डबल फोर्स हो गया। KCl क्या है, इसके आयन से, तो आयनिक बॉन्ड हो जाएगा। और आइस क्या ना अपने को पता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, एक पानी 4 और पानी से जुड़े हुए रहता है। और मेरे पास क्या पूरा स्ट्रक्चर से बना देता है, जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है और डेंसिटी घट जाता है। तो अपन ने समझ लिया। और हमें पता है कि सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा बॉन्ड हो जाता है इनमें से, हमें पता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है मेरे पास आयनिक बॉन्ड का, होता है सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड के बाद में सबसे बाद क्या आता है, कोवलेंट बॉन्ड हो जाता है, फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो जाता है, फिर हाइड्रोजन बॉन्ड हो जाता है, फिर वन डबल हो जाता है। तो आयनिक बॉन्ड किसमें दिख रहा है अपने को सबसे ज़्यादा, तो KCl सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा। फिर कोवलेंट बॉन्ड दिख रहा है क्या, हाँ डायमंड के अंदर, फिर डायमंड सेकंड नंबर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहा है किसके अंदर, नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें दिख रहा है, आइस के अंदर दिख रहा है, तो ये 3rd नंबर पे आ जाएगा। फिर चौथे पे आ जाएगा वन डबल के दिख रहा है क्या, हाँ तो वन डबल 4th नंबर पे नियॉन मेरे पास आ जाएगा। तो बोला कि वीकेस्ट कौन सा, तो वीकेस्ट सबसे कौन सा वीकेस्ट, वन डबल, तो वन डबल को इसमें था नियॉन, तो नियॉन मेरे पास क्या आ जाएगा, वीकेस्ट मेरे पास हो जाएगा। तो ये बढ़िया सवाल था, क्या था, पूरे चैप्टर को मिलाकर एक सवाल था। पहले अपने को पहचाना था कि किसके अंदर कौन कौन सा फोर्स देख लेंगे, और फोर्स का अपने को स्ट्रेंथ अपने को पता है कि कौन स्ट्रॉन्ग हो जाता है और कौन वीक हो जाता है। और ये जेई एडवांस का सवाल है, जेई एडवांस 2002 का सवाल है, ठीक है। तो जेई एडवांस के सवाल मैं कराते ही जाऊँगा। इनऑर्गेनिक यहाँ से करने के बाद में कोई बुक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, खाली क्या करना, सवाल लगा लेना टेस्ट पेपर्स के अंदर और एग्जाम्पलर लगा लेना, ठीक है। फिर कोई एग्जाम्पलर के भी सारे सवाल बन जाएगा, इंटेक्स वेंटेक्स बैक एक्सरसाइज सब कुछ बन जाएगा ये करने के बाद। फिर ये भी जेई एडवांस का एक सवाल है, ठीक है। क्या बोलता है अपने को कि नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल इन IFI, तो नंबर ऑफ 90 डिग्री एंगल इन IFI, तो IFI मेरे पास क्या 5 बॉन्ड पर है मेरे पास, ठीक है। IFI का मेरे पास कितना हो जाता है, 5 बॉन्ड पर अपने को दिख रहा है। और लोन पर कितना हो जाएगा, ये 17 ग्रुप का, तो 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस एक फ्लोरीन एक को, तो 5 फ्लोरीन 5 को डिवाइड बाय 2, यानी कि 2/2 यानी कि एक लोन पर 5 बॉन्ड पर एक लोन पर हो जाएगा, यानी कि एक लोन पर है। तो स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल। लेकिन स्ट्रक्चर से अपने को कुछ नहीं पता चलेगा, है ना। तो कभी भी जो भी चीज़ बना रहता है शेप से ही अपन देखते हैं। तो 5 बॉन्ड पर और एक लोन पर रहता है, शेप कौन सा हो जाता था मुझे पता है, और लाल 3 पैरे टकले, और फिर इसके बाद में कहते हैं हेड्रा 100 स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो हेड्रा 100 क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर, फिर इसके बाद ठीक है हेड्रा 100 स्क्वायर प्लेनर। फिर बाद में आता है क्या, पेंटागोलन, ठीक है। तेरा पापा आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया, ठीक है। तो स्क्वायर पकड़ा पेल दिया, तो इसका क्या होता है, स्क्वायर पकड़ा आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर पकड़, तेरा पापा आया स्क्वायर पकड़ा पेल दिया, तो 5,1 जो मेरे पास हो जाएगा, यानी कि 5 बॉन्ड पर और एक लोन पर किसका अपने को देखने को मिलता है, स्क्वायर पिरामिडल के अंदर देखने को मिल जाता है। तो स्क्वायर पिरामिडल का अपन क्या कर लेते हैं, स्ट्रक्चर बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो ये मेरे पास क्या स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और पिरामिडल यानी कि खाली ऊपर मेरे पास एक बॉन्ड हो जाएगा,
ठीक है। स्क्वायर पिरामिड का स्ट्रक्चर मेरे पास ऐसा हो जाता है। तो स्क्वायर पिरामिड का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है उसके अंदर अपने को कितने 90 डिग्री एंगल्स मिल रहे हैं। तो जो ऊपर वाला जो बॉन्ड है वो 4 90 डिग्री एंगल बना रहा है। कैसे? तो ऊपर वाला बॉन्ड है एक तो इसके साथ में एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक इसके साथ में एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। और फिर एक 90 डिग्री का एंगल इसके साथ में बना रहा है और एक 90 डिग्री का एंगल किसके साथ में बना रहा है, ठीक है, इसके साथ में बना रहा है, ठीक है, इसके साथ में। तो ऊपर वाला जो बॉन्ड अपने को देखने को मिल रहा है ये वाला, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल 4 के साथ में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो 4 90 डिग्री एंगल अपने को देखने को मिल जाए, ठीक है। और जो ये अंदर वाला जो बॉन्ड दिख रहा है अलग अलग कलर के, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं 90 डिग्री बना रहा है। क्योंकि अपने को पता है स्क्वायर का प्रॉपर्टी अपने को देखने को मिलता है। स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी अपने को क्या देखने को मिलता है कि जो स्क्वायर के जो डायगोनल्स हो जाते हैं वो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो सारे के सारे डायगोनल्स जो है आधे आधे पार्ट अपने को देखने को मिल रहा है, 4 जो आधे आधे पार्ट है एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करेगा, इसलिए 4 90 डिग्री अपने को और देखने को मिल रहा है। और टोटल कितने 90 डिग्री अपने को देखने को मिल रहा है? 8 90 डिग्री एंगल देखने को मिल रहा है IF5 के अंदर। तो IF5 पहले मैंने बताया 5 बॉन्ड पर और 1 लोन पर है मेरे पास, यानी कि मेरे पास स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर बना दिया। तो ऊपर वाला कितना, ऊपर वाला सबके साथ में कितना बना, 4 90 डिग्री बनाना। और ये वाले जो डायगोनल के जो आधे आधे पार्ट है हाफ ऑफ डायगोनल, ठीक है, ये भी आपस में क्या कर रहे हैं 90 डिग्री 4 बना रहे हैं। तो 4 90 4 90 8 90 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 8 हो जाएगा। और इसका आंसर लोग 8 कर आ गए थे और सबका आंसर यह हो गया था गलत। यही फंस गए तुम सब लोग, क्योंकि मैंने एक चीज़ बताया था कि जब भी मेरे पास क्या हो जाता है लोन पैर हो जाता है, तो जब भी लोन पैर हो जाता है पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हिल जाता है। क्या? पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड एंगल हो जाता है पूरा का पूरा बॉन्ड एंगल अपने को परफेक्ट उतना 90 डिग्री नहीं देखने को मिलता। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर का जो बॉन्ड एंगल हो जाता है पूरा का पूरा हिल जाता है मेरे पास। कब? जब भी मेरे पास लोन पर अपने को देखने को मिल जाता है। क्योंकि अपने को पता है कि बॉन्ड एंगल इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनली क्या हो जाता है लोन पर ऑन सेंट्रल अटैक अपन पढ़ते ही है स्काल्पन और बल्कि यार्ड के अंदर, ठीक है। स्काल्पन या बल्कि यार्ड के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं परसेंटेज करेक्ट है, फिर सेंट्रल अटैक के बाद लोन पर। तो बॉन्ड एंगल इस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू परसेंट लोन पर ऑन सेंट्रल अटैक। तो जैसे लोन पर प्रेजेंट रहेगा तो बॉन्ड एंगल लोन पर बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल घट जाएगा। यानी कि इसके अंदर बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 90। जैसे ही मेरे पास यहाँ पर एक लोन पर आ गया तो नीचे एक लोन पर रहेगा। तो लोन पर की वजह से क्या हो जाएगा जो 90 डिग्री एंगल अपने को मिल रहा है 90 डिग्री से एंगल सारे एंगल 90 डिग्री से कम हो जाएंगे। क्योंकि बॉन्ड एंगल बढ़ता है तो लोन पर बढ़ता था बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। तो लोन पर एक लोन पर बढ़ गया, एक लोन पर आने की वजह से बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा। और सारे के सारे जो 90 डिग्री अपने को मिल रहे थे 8 90 डिग्री अपने को देखने को मिल रहे हैं, सारे के सारे 90 डिग्री से कम हो जाएगा, यानी कि 87 डिग्री या फिर 86 डिग्री मिल जाएगा। तो 90 डिग्री स्ट्रक्चर में कितने मिलेगा 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास 0 हो जाएगा, ना कि 8 हो जाएगा। तो कायदे से 8 होना चाहिए था, लेकिन लोन पर क्या जैसे आपने को पता कि बॉन्ड एंगल इन्वर्स प्रोपोर्शनल लोन पर एक आ गया, उसका जैसे बॉन्ड एंगल घट जाएगा तो 90 डिग्री से 86 या फिर 87 डिग्री अपने को देखने को मिल जाते हैं। तो एग्जाम में क्या पूछ रहा है कि 90 डिग्री पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री एक भी देखने को मिल रहा है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 0। तब भी ये आता है JEE एडवांस के अंदर, क्योंकि लोग को JEE एडवांस ने कन्फ्यूज़ किया कि भाई सब लोग JEE एडवांस वाले को पता है कि भाई सब लोग ऐसे लोन पर के ऊपर दिमाग लगाएंगे नहीं, और ये नहीं सोचेंगे कि लोन पर क्या जाएगा बॉन्ड एंगल पूरा का पूरा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा 90 डिग्री से, और लोग ये ऐसा सोचेंगे नहीं। तो JEE एडवांस ने ये वाला जानबूझकर ऐसा सवाल दे दिया। लेकिन अपने को कभी भी याद रखना है जब भी अपने को लोन पर अपने को किसी स्ट्रक्चर के अंदर देखने को मिले तो जो बॉन्ड एंगल होता है उतना का उतना नहीं रहता, कम हो जाता है। यहाँ पर 90 डिग्री नंबर ऑफ 90 डिग्री कितने मिलेंगे 0। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 0, ना कि 8। तो ये वाला सवाल भी हमारे पास हो चुका है। तो मैंने इस चैप्टर को एकदम बेस्ट तरीके से कराने की पूरी कोशिश की है, ठीक है। तो इस चैप्टर का मैंने पूरा बेस्ट अपना दिया है। तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना। और जो केमिकल बॉन्डिंग से जितने भी सवाल आ जाते हैं मैक्सिमम 4 से 5 सवाल अपने को देखने को मिल जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग से, है ना। तो 5 सवाल यानी कि 20 मार्क। तो 20 मार्क इस चैप्टर से क्या हो जाएगा कंफर्म कर लेना अपना। तो और मैंने सब कुछ एकदम डिटेल के अंदर पढ़ा लिया है, और इससे बाहर एक चीज़ नहीं आएगा, मैं लिख कर देता हूँ। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इसी में से ही आएगा। सवाल भी इसी में से पूरे रिपीट होगा, इससे बाहर एक थियरी का पॉइंट में नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। इसके बाद में NCERT पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है, खाली कर लेना। खाली क्या कर लेना NCERT एग्जाम लगा लेना, NCERT बैग एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेना, बस खत्म। और पेपर सॉल्व करना, पेपर में जो क्वेश्चन दिखेगा वो कर लेना, और इसके बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट। केमिकल बॉन्डिंग यहाँ पर समाप्त होता है।